गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक ठाक होगे सभी? तो पीछे के तीनों वीडियो देख लिया आप लोगों ने? देखो, दो वीडियोस में तो मैंने करवाया आपको पूरा लेटर और एक वीडियो में करवाई है आपको पूरी प्रेसी। लेटर कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। 34th नंबर क्वेश्चन होगा। और एक करवाई आपको प्रेसी, 31st नंबर क्वेश्चन होगा आपका प्रेसी का। दोनों मिला के 20 मार्क्स के हैं, है ना? और मैंने थोड़ा कुछ बच्चों कमेंट देखे थे, तो बच्चों ने ये लिखा था कि सर एक दो मॉडल आंसर भी करवा दो हमें प्रेसी के, लेटर के, थोड़ा सा और सिखा दो कि कैसे लिखना है, 6 पॉइंट क्या बनाने हैं। तो वो मैं आपको करवा दूंगा। पहले अपना थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा सही से कवर हो जाए एक बार, मतलब कम से कम 50-60% कवर हो जाए। उसके बाद मैं आपको उसका मॉडल आंसर भी लिख के दिखा दूंगा। अब मैं आपको यही दिखाऊंगा कि प्रेसी अपने को कैसे लिखनी है। वो सभी जो रूल मैंने आपको बताए हैं वो सभी, और मैं एक बार आपको अप्लाई करके भी दिखा दूंगा, तो आपको फोर अच्छे से पता चल जाएगा। और देखो, आपका जो 16 का पेपर है, जो 18 का है और जो 2021 वाला पेपर है, तीनों पेपर मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा दूंगा। तो एक बार आप देखना कि कैसे अपने को पेपर को अटेंड करना है। और मैं आपको उसकी थोड़ी सीक्वेंस भी बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आप कौन सा पोर्शन पहले करना, कौन सा बाद में करना। वैसे वो मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया, पर एक बार मैं आपको फिर बताऊंगा ना कि कौन कौन सी चीजें कैसे करनी है, कौन सा पार्ट इजी है, कौन सा थोड़ा टफ है, मुश्किल है, ये सब। तो देखो, दो चीजें आपको करवा दी। अब उसके बाद बच्चे बोल रहे थे कि सर ट्रांसलेशन शुरू करो, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। लेकिन देखो, ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज है जो हम डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकते, है ना? उसके लिए हमें पहले उसका जो बैकग्राउंड का जितना भी वर्क है वो सारा करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम बहुत टफ टफ जो सेंटेंसेस है उनका ट्रांसलेशन करना शुरू कर सकते हैं, है ना? उसको, क्योंकि उसको सीखने के लिए जो उसका बैकग्राउंड का जितना भी वर्क है वो सारा हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पहले टेंस सीखना पड़ेगा, है ना? उसके लिए हमें एक्टिव पैसिव सीखनी पड़ेगी। ये दो चार टॉपिक है जो हमें पहले सीखने पड़ेंगे, और उसके बाद थोड़े बहुत अलग से और स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंसेस के, हमें वो सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आप एक ठीक ठाक लेवल पर आ जाओगे कि आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाओ। और वैसे आज जो मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, इसके साथ मैंने जो टेंस टू टेंस वाइज जितने भी हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस लेके भी आया हूँ। थोड़े आसान है, बट आप करना कोशिश करना, आप धीरे धीरे उनको सीख जाओगे और बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मतलब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार टेंस पूरा हो जाए, एक्टिव पैसिव पूरा हो जाए, दो टॉपिक पूरा होते ही आपके ट्रांसलेशन में बहुत मतलब अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मैं करवा दूंगा उसके बाद, देखना आपको ना अच्छे से ट्रांसलेशन भी। तो आप उस बात की कोई चिंता मत करो। और उसके अलावा भी अगर आपको और कुछ करवाना हो, कुछ पढ़ना हो, कुछ सीखना हो, तो आप मेरे को थोड़ा ऐसे कमेंट में बता दिया करो। मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि बच्चों को क्या चाहिए। वोकैब की बात रही, देखो ये सब ग्रामर होने के बाद जितनी हो सकेगी उतनी वोकैब मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। अगर नहीं हो पाई ज्यादा वोकैब, तो मैं आपको उसकी पीडीएफ जरूर दे दूंगा। आप जितनी हो सके खुद याद करना, वरना मेरी तो पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको करवा दूंगा। और मतलब इतना खूब टाइम है अभी, मैं आपको करवा भी दूंगा। अगर मान लो थोड़ा बहुत भी आपको डर है तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप थोड़ा उसमें से याद करने की चीजों को कोशिश करना, ठीक है? और मैं अभी जल्दी मैंने फ्रेजल की एक अच्छी पीडीएफ बनाई है, तो मैं आपको दे दूंगा, मतलब एक अच्छे से छांट के पूरा कि जो जो इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, जैसे ऑलमोस्ट मैंने 200 फ्रेजल वर्ब मैंने मेरी तरफ से बनाई है अच्छे से, आरपीसी का पूरा ऐसे देखते हुए कि आरपीसी किस टाइप की फ्रेजल पूछती है उसको। तो जैसे अगर आप किसी बुक को पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, उसमें तो 1000 फ्रेजल वर्ब लिखी है, बच्चा याद भी नहीं कर पाएगा, आप उसको आसानी से याद नहीं कर पाओगे, है ना? इसलिए मैंने सही से छांट के, और बहुत ही जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, ऑलमोस्ट वैसे तो 100 ही होती है, पर फिर भी मैंने कुछ और ऐड किए तो 200 फ्रेजल वर्ब है। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, उस 200 फ्रेजल वर्ब में से आपका मतलब फ्रेजल वर्ब वहां पक्का मिलेगी आपको एग्जाम में, है ना? इससे पहले देखो, मैंने एक बैच पढ़ाया था, उसमें अभी जो पीछे जेलो का एग्जाम हुआ था ना, मैं सच बता रहा हूं आपको, सारे के सारे क्वेश्चन जो पढ़ाया था ना उसी में से आए थे। ईडीएम, फ्रेज, ग्रामर सब कुछ उसी में से आया था ना। तो आप चिंता मत करो, मैं बहुत पीछे का बहुत रिसर्च करके आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी टॉपिक कहीं से भी पढ़ा रहा हूँ, या ऐसा नहीं है। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत चीजें देखता हूँ कि आरपीसी का क्या पैटर्न है, आरपीसी इस टॉपिक के ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछती है, आरपीसी का क्या ट्रेंड है ना? उसी के बाद मैं आपको चीजें बताता हूँ, ठीक है? तो उसका भी कर लेंगे अपने वोकैब का भी। और लेकिन आज अपने क्या शुरू करेंगे, ग्रामर शुरू करेंगे, ताकि आप ट्रांसलेशन सीखना धीरे धीरे शुरू करो, है ना? बस दो टॉपिक सीखना है आपको, एक तो टेंस और एक एक्टिव पैसिव। दोनों करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 90% जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी सेंटेंस के, आपको आने लग जाएंगे। जो थोड़े बहुत 10% बचेंगे वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो ऑलमोस्ट आपको सभी स्ट्रक्चर आने लग जाएंगे। और एक ट्रांसलेशन की मैंने जो 2021 में जो ट्रांसलेशन आया था, जो बच्चे कह रहे थे कि बहुत ही टफ है, मैंने उसकी एक वीडियो क्लास बना के यूट्यूब पे डाल भी रखी है, वो आप लोग देखना। आप उस 55 मिनट की क्लास से भी बहुत कुछ सीख जाओगे ट्रांसलेशन में, कि आपको एक्चुअली में ट्रांसलेशन करना कैसे। उस क्लास को जरूर देखना। ओनली 55 मिनट की क्लास है वो, और आप उस क्लास को डबल स्पीड पे देखोगे, आपके 27 मिनट लगेंगे, और 27 मिनट के बाद आप अपने आप बहुत कुछ सीख चुके होगे। मतलब आपने आज तक सोचा नहीं होगा कि ट्रांसलेशन को एक्चुअली में करना ऐसे होता है ना? तो आप सीख जाओगे।
और दूसरी बात देखो, आप ग्रामर को भी अच्छे से पढ़ो। आरपीसी क्या करती है ना, या तो ग्रामर टफ देगी तो फिर क्या करेगी, ट्रांसलेशन बहुत इजी देगी। अगर ट्रांसलेशन बहुत टफ दिया तो ग्रामर बहुत इजी देगी, है ना। तो दोनों अपने दोनों तरफ ही फायदा है ना, अपने ग्रामर भी अच्छे सीख के जाएंगे और ट्रांसलेशन भी। आप वो क्लास जरूर देखना, मेरी 55 मिनट की क्लास है, आप बहुत कुछ सीख जाओगे उस क्लास से भी ना। चलो अब क्या अपने शुरू करेंगे, आज ग्रामर शुरू करेंगे। और ग्रामर में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना टॉपिक है वो टेंस ही है। ये मेरे को कोई बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोग खुद भी समझदार हो कि टेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, आप लेटर लिखो, आप प्रेसी लिखो, आप पैराग्राफ लिखो, आप इलेबोरेशन लिखो, आप अनसीन पैसेज के आंसर लिखो, आप ट्रांसलेशन करो, है ना। और देखो आप एक्टिव पैसिव देखो, और देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखो, ये सभी जितना भी सिस्टम है ना, ये सारा इस टेंस पर ही बेस है। सारा किस पर बेस है, इस अकेले टॉपिक टेंस पर बेस है। टेंस जितना अच्छा होगा, ये सभी टॉपिक, ये सभी चीजें आपकी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। जितना अच्छा टेंस होगा उतना ही अच्छा आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। जितना अच्छा टेंस होगा आपका, आप उतना ही अच्छा एक्टिव से पैसिव या एक्टिव पैसिव को सीख पाओगे, उतना ही अच्छा आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीख पाओगे। बहुत सारे टॉपिक इसी पर ही बेस है, अकेले अकेले टेंस पर। और आपका तो पूरा पेपर ही ऑलमोस्ट किस पे बेस है, टेंस पर ही बेस है। क्योंकि आपको तो कंपोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट तो आपके 60 मार्क्स का है, और वो पूरे में ही आपको खुद से लिखना है ना। तो आपका पूरा टॉपिक ही, आपका पूरा पेपर ही किस पे बेस है, इस टेंस पर है। इस टेंस को केवल आप, इसके जो 2 क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, उसमें मत देखो कि टेंस 2 नंबर का आएगा। टेंस 2 नंबर का नहीं है। अगर आप सही से देखो तो टेंस बहुत ज्यादा नंबर कवर करेगा। टेंस तो मतलब आप ये मान लो 80 में से 65 नंबर कवर करेगा अकेला टेंस, है ना। तो इस टेंस को अपने अच्छे से सीखेंगे। और दूसरी बात देखो, आपने जैसा भी आज तक टेंस पढ़ा है वैसा टेंस मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। अपने को टेंस को थोड़ा सा अलग नजरिए से पढ़ना होगा। जैसा एग्जामिनर पूछता है अपने को वैसा पढ़ना होगा। देखो टेंस तो खुद अपने आप में ही पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा टेंस ही। लेकिन फिर भी देखो, अगर इसमें पर्टिकुलरली हम बात करें ना, तो 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आप खूब सारे पिछले सालों के पेपर, किसी भी एग्जाम के पेपर देखना, आपको 90% क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, आपको सिर्फ पास्ट से मिलेंगे। सिर्फ कहां से मिलेंगे, पास्ट से ही मिलेंगे। यानी कि इन तीनों में भी पास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, पास्ट है। पास्ट के क्वेश्चन जितने आते हैं उतने प्रेजेंट और फ्यूचर के नहीं आते हैं। और मैं कहूं आपको फ्यूचर के तो ना के बराबर आते हैं। फ्यूचर का यूज भी ना के बराबर है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना जो सबसे ज्यादा यूज है वो पास्ट का ही है। जितनी एरर मैं आपको बताता हूं, देखो जितनी एरर अभी तक मोस्टली जितनी बार एरर आई है, ऑलमोस्ट हर बार पास्ट की ही एरर आती है ना। तो इस पास्ट को सबसे ज्यादा पढ़ना है। प्रेजेंट और फ्यूचर को थोड़ा कम भी पढ़ोगे चलेगा, पर पास्ट को तो बहुत अच्छे से और बहुत सही से अपने को पढ़ना है। और दूसरी बात देखो, हमें जो एग्जाम में जो टेंस पूछा जाएगा ना, वो पर्टिकुलरली टेंस नहीं पूछेगा, वो उस टेंस की सारी एप्लीकेशन पूछेगा हमसे कि इस टेंस का एक्चुअल में क्या यूज है ना। इस टेंस से कैसे कैसे एरर बनती है, वो सब अपने को सीखना है। हम क्या करते हैं, वो सब कुछ सीख के चले जाते हैं जो हमारे एग्जाम में नहीं आता है ना। और हम वो सब छोड़ के चले जाते हैं जो एग्जाम में आता है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को वही चीजें सीखनी है जो अपने एग्जाम में आती है पर्टिकुलर ना आने वाली चीज एक आधी छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, पर आने वाली चीज अपने को एक भी नहीं छोड़ के जानी है। और दूसरी बात देखो, आप वीडियो को पूरा देखा करो। कोई मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, बस इतना है कि आप लोगों को बहुत फायदा होगा, है ना। इस वीडियो को पूरा देखा करो। आप अभी इतना कंपटीशन नहीं बढ़ा है, फिर भी आप इजीली इसी बार एग्जाम को निकाल जाओगे बहुत आसानी से। अगली बार के लिए सोचोगे, आने वाला वक्त बहुत टफ है ना। धीरे धीरे कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। इस बार की प्री की कट ऑफ देखो आप, है ना। ऐसा ही धीरे धीरे मेंस में दिन दिन कट ऑफ बढ़ती जाएगी, तो मुश्किलें बढ़ती ही जाएगी। इसलिए आप अभी भी एकदम इनफ टाइम है आप लोगों के पास, इस एग्जाम को आप आराम से पार कर सकते हो। मैं कह रहा हूं आप पेपर 4 भी अच्छे से तैयार करके जाओ ना, तो भी आप कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है ना। देखो आज टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे अपने, टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे। अब देखो, इस किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह देखना होगा कि आरपीएससी उस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है ना। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। आप लोगों ने पीवाईक्यू देखे भी होंगे पहले से खुद ने कि आरपीएससी ने क्या क्या पूछा, 2021 में क्या पूछा, 18 में क्या पूछा, 16 में क्या पूछा। आप लोग उनको जरूर देखा करो, है ना। बाकी देखो मैं खुद भी आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं। अब देखो ये क्या लिखा है, डिड सोहन स्क्रैच्ड योर कार्ड। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। क्या लिखा है देखो, डिड सोहन स्क्रैच्ड योर कार्ड, है ना। अब देखो इसमें छोटी सी एरर है, क्या देखो कितनी सिंपल सी एरर पूछिए कि जो डिड होता है ना, डिड
डिड के साथ हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस सेंटेंस को कैसे सही करेंगे? डिड सही लिखा है, सोहन सही है, स्क्रैच्ड गलत लिखा गया है, इसको क्या लिख देंगे? स्क्रैच लिख देंगे। क्या लिख देंगे? स्क्रैच। ये देखो क्या हो गया, डिड हो गया और स्क्रैच वर्ब की कैसी फॉर्म हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो क्या हो गया? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। सेंटेंस क्या कर दिया? सही। और सेंटेंस को क्या करना है आपको एग्जाम में? इस तरीके से सही नहीं करना है, सेंटेंस को दोबारा से नीचे सही करके पूरे सेंटेंस को लिखना है, ठीक है ना। अब देखो कितना सिंपल सेंटेंस था और आपका 1 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। और उधर देखो दूसरे पेपर्स में कितना मुश्किल है ना, 10-10 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें भी आप बहुत अच्छा भी लिखते हो तो 2-2.5 नंबर देके छोड़ देता है ना। लेकिन इधर देखो छोटी सी चीज आप सीख के गए, तुरंत आपने सही किया और इस पेपर की ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो क्या आपको 1 में से 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। दूसरा देखो, ये भी शायद 2018-21 में है, माई आंट वॉज वॉकड इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। क्वेश्चन क्या था? माई आंट, ये वॉज नहीं लिखा हुआ था एग्जाम के अंदर, सिर्फ इतना लिखा हुआ था, माई आंट वॉकड इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। क्वेश्चन मार्क भी नहीं, यहाँ फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत एरर है ना। माई आंट वॉकड इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। अब देखो इस सेंटेंस में थोड़ी सी एरर थी। देखो एग्जामिनर क्या करेगा ना, आपको 90% सेंटेंस तो सही लिख के देगा, 90% सेंटेंस तो क्या होगा, उसका पार्ट सही होगा, ओनली 10% उसमें क्या होगी? एरर होगी। देखो आपका सेंटेंस का 90% पार्ट बिल्कुल सही होगा और सिर्फ 10 to 15% पार्ट में क्या होगी? एरर होगी। वो अपने को सही करनी है और सही करके सेंटेंस को रीराइट कर देना है ना। अब देखो इस सेंटेंस में क्या लिखा, माई आंट वॉकड इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। ये सभी सेंटेंस आप अपने पुराने पेपरों को देखना, 21 वाले को, 18 वाले को, उसमें मिलेंगे आपको ना। इसको कैसे सही करेंगे? देखो इसको सही करेंगे, माई आंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, इसको मिटा देते हैं, माई आंट वॉज वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर। जब मैं उनसे मिला तो मेरी आंटी क्या कर रही थी? गार्डन में वॉकिंग कर रही थी, है ना। ये देखो, अब देखो एक सेंटेंस क्या आया, ही इज टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग, है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना। ही इज टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग। देखो कितने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है। अब देखो एवरी मॉर्निंग लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? इज टेकिंग, है ना। छोटी सी एरर है, क्या एरर है? इज टेकिंग नहीं होगा, क्या होगा इसकी जगह? इसकी जगह होगा टेक्स, है ना। ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। टेक का मतलब, टेक टी का मतलब चाय पीना, है ना। हर सुबह वो क्या करता है? चाय पीता है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं हर सुबह वो चाय पी रहा है, ऐसा नहीं बोलते ना। क्या बोलते हैं? हर सुबह वो क्या करता है? चाय पीता है। तो क्या लिखेंगे? ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। और देखो, अच्छा आप ये सोचा आपने कि टी के साथ ड्रिंक क्यों नहीं आया? ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो ड्रिंक का मतलब भी पीना होता है, लेकिन देखो एक तो आप पानी पीते हो और एक आप चाय पीते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तो आप पानी पीते हो, एक आप कॉफी पीते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पानी को हम गट गट करके पी जाते हैं तेज तेज ना, लेकिन चाय को आप सिप सिप करके पीते हो, कॉफी को आप धीरे धीरे सिप सिप करके पीते हो, है ना। उस पीने में और इस पीने में बहुत डिफरेंस है। वो जो हम गट गट करके पी सकते हैं ना, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए ड्रिंक होता है। लेकिन जो चीजें धीरे धीरे सिप सिप करके पी जाती है, उनके लिए क्या होता है? टेक होता है। उनके लिए ना टेक टी, टेक कॉफी, ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है। तो ड्रिंक और टेक में भी डिफरेंस है। अब देखो आगे चलते हैं ना। ये मैंने आपको क्या समझाया कि आपका जो एग्जाम है, आरएस का एग्जाम है, वो टेंस को लेकर किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब आप देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे ना बस। लेकिन देखो कई बार क्या होती है, सिंपल चीजें होती है पर अपने को नहीं पता होती है, तो हम हमारे लिए ऑटोमेटिकली तो मुश्किल हो गई ना अगर अपने को नहीं पता है तो ये सिंपल सिंपल चीजें पर अपने को सीख के सारी जानी है, ठीक है। एग्जाम में ये देखो पैटर्न देखा आपने, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आरपीएससी। अब अपने क्या करते हैं, आगे टेंस को सीखना शुरू करते हैं। देखो अब देखो एक ये क्या लिखा है, आप लोगों ने हमेशा टेंस के साथ एक पढ़ा होगा नाम टाइम और एक पढ़ा होगा टेंस। टाइम की हिंदी क्या होती है? आप लोगों को पता होगी सबको, क्या होती है? समय। टाइम की हिंदी क्या होती है? समय। और देखो आप लोगों ने एक बी आर चोपड़ा जी का जो सीरियल आते थे पहले, महाभारत रामायण ऐसे, तो उनमें ऐसे वो बोलता भी था, क्या बोलता था कि मैं समय, क्या बोलता था कि मैं समय हूं, ऐसे बोलता ना, मैं समय हूं। इसका मतलब पता है क्या है? वो क्यों बोलता है मैं समय हूं? क्योंकि देखो
3 डायमेंशन होती है, 3D फिगर होता है ना, 3 डायमेंशन होती है। चौथी डायमेंशन किसे माना गया पता है आपको? फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन किसे माना गया है? फोर्थ डायमेंशन टाइम को माना गया है। किसे माना गया है? टाइम को। फोर्थ डायमेंशन किसे माना है? टाइम को। और समय कभी भी रुकता नहीं है, ये एकदम निरंतर चलने वाली चीज है। इसीलिए क्या बोलता है कि मैं समय हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं क्या हूं? समय हूं, मैं ऐसा ही चलता रहूंगा। महाभारत भी खत्म हो जाएगी, रामायण भी खत्म हो जाएंगे, त्रेता युग खत्म हो जाएगा, सतयुग खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं क्या हूं? मैं समय हूं और मैं ऐसे ही चलता रहूंगा। इसको क्या माना है? फोर्थ डायमेंशन माना गया साइंस में। इसको क्या माना है? फोर्थ डायमेंशन। किसको? टाइम को। यानी कि टाइम कभी भी रुकता नहीं है। और देखो आप लोगों ने वो मूवी भी देखी होगी, इसी का एग्जांपल देखो, लूसी मूवी देखी होगी ना। उस लूसी मूवी में भी देखना, उसने भी टाइम की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है ना, कि समय क्या है वो बताता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होता है उसमें। मान लो एक ट्रैक है, ऐसा ना, एक ट्रैक है। आपने वो मूवी देखी हो भाग मिल्खा भाग? उसमें वो मिल्खा भागता है ना जैसे, या फिर आपने कोई कार की रेसिंग देखी हो जिसमें गाड़ियां दौड़ती है बहुत तेजी से। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है, अब लूसी मूवी में क्या बताया ना कि एक ट्रैक होता है। अब मान लो यहां से गाड़ी को यहां तक पूरा आने में 1 घंटा लगा, है ना? क्या लगा? 1 घंटा लगा, पूरा 1 आवर लगा। जैसे देखो आप फैन भी देखते हो अपने ऊपर का, तो आप देखना कभी फैन को गौर से, अगर फैन बहुत तेज चल रहा होगा ना, आपको फैन के आर पार दिखाई दे रहा होगा, है ना? क्योंकि अपने को फैन दिखेगा ही नहीं उस टाइम। सोचो, लेकिन जब भी उसको कुछ माइक्रो सेकंड तो लग रहे हैं ना एक चक्कर पूरा करने में, 1 सेकंड तो लग रहा होगा। वैसे देखो, अगर ये गाड़ी यहां से यहां तक आने में 1 घंटा लेती है, अब आप इसका समय कम करते जाओ, इसको 30 मिनट करो। यहां से पूरा चक्कर लगाने में कितना समय ले? 30 मिनट ले। आप और स्पीड बढ़ाओ गाड़ी की, अब कितना समय ले गाड़ी की? 15 मिनट ही ले पूरा चक्कर करने में। अब और स्पीड बढ़ाओ कि गाड़ी 5 मिनट ले। ऐसे करते करते आप इतनी स्पीड बढ़ा दो कि गाड़ी 10 सेकंड ले। सिर्फ कितना सेकंड ले? 10 सेकंड। क्या आपको गाड़ी दिखेगी? क्या आपको गाड़ी दिखनी बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। और एक बात देखो, ये तो 10 सेकंड है अभी तक, आप इस समय को जीरो ही कर दो, एकदम एकदम जीरो ही कर दिया इसको। अब आपको गाड़ी दिखेगी? गाड़ी दिखेगी ही नहीं, और गाड़ी का एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगा? गाड़ी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर समय जीरो हो गया ना, क्या हो गया? समय जीरो हो गया तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इसलिए समय बहुत बड़ी चीज है। ये टेंस तो एक छोटा सा ग्रामर का टॉपिक है, वो भी सिर्फ किसका है? इंग्लिश का है। टाइम एक बहुत बड़ी चीज है, इस बात को याद रखना। इसका मैं आपको बहुत जगह इसमें यूज बताऊंगा एरर निकालने में, इस बात का कि समय क्या है। समय बहुत बड़ी चीज है ना? समय को जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। यानी कि आप क्या समझे कि समय क्या है? समय बहुत बड़ी चीज है। और ये क्या है? फोर्थ डायमेंशन है, 4D। आपने 3D तक सुना होगा ना, 3D फिगर होता है। 3D के बाद जो 4D होता है, 4D 4D क्या होता है? फोर्थ डायमेंशन होता है टाइम, है ना? अब देखो ये तो होगी टाइम की बात। देखो आपको ये तो मैंने समझाने के लिए आपको समझाया कि समय एक्चुअली में होता क्या है ना। बाकी आपको ये सब चीजें याद नहीं रखनी है। याद तो बस इतना ही रखना कि समय क्या है? एक बहुत बड़ी चीज है। ये आपको पता भी है कि समय बहुत बलवान है। सुना ना आप लोगों ने कि समय क्या है? बहुत बलवान है। बस इसी को याद रखो। इन चीजों को चाहे भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एग्जाम में आपसे पूछने वाला नहीं है। आप तो इतनी सी बात याद रखो कि समय क्या है? समय बहुत बलवान है ना? अब देखो आगे चलते हैं ना। अब बात करेंगे अपने टॉपिक टेंस की। अब किसकी बात करेंगे? अपना जो टॉपिक है पर्टिकुलरली टेंस, उसकी। अच्छा ये बताओ कि टेंस कितने प्रकार का होता है? कितने टाइप का टेंस होता है? टेंस कितने टाइप का होता है? अब देखो, जब भी क्लास में सब पूछा जाता है कि टेंस कितने टाइप का होता है, सभी बच्चों के दिमाग में क्या आता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस कितने हो गए? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्चुअली में ये टेंस नहीं होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्चुअली में ये क्या होते हैं? ये टाइम के पॉइंट होते हैं, है ना? समय एक बहुत बड़ी चीज है। समय की एक टाइम लाइन है बहुत बड़ी सारी, सोचो, है ना? अनंत काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक, इन्फिनिटी तक ये जाएगी। उसी के जो पॉइंट है जहां पर अभी आप हो वो तो प्रेजेंट है, और जो आपका बीत चुका वो पास्ट है, और जो आपका आने वाला है वो क्या? फ्यूचर है। ये 3 पॉइंट होते हैं एक्चुअली में। और 3 पॉइंट किसके होते हैं? ये टाइम के होते हैं। इनका टेंस से इतना कोई लेना देना नहीं होता है। ये तीनों पॉइंट किसके होते हैं? टाइम के होते हैं। देखो टाइम के कितने पॉइंट होते हैं? 3। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। टाइम के कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि एक्चुअली में टेंस नहीं होता है, ये तो क्या होता है कि टाइम के 3 पॉइंट होते हैं। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, और क्या होता है? फ्यूचर होता है। अब देखो मैंने आपको समझाया टाइम क्या होता है। अब देखो टेंस की बात आगे करेंगे ना। ये देखो ये जो लिखा है ना, ये टेंस के 3 पॉइंट होते हैं। गलत लिखा है यहाँ पे, ऐसे लिखो टाइम। ये 3 पॉइंट किसके होते हैं? ये 3 पॉइंट टाइम के होते हैं। एक्चुअली टेंस के 3 पॉइंट नहीं होते हैं। ये किसके 3 पॉइंट होते हैं? टाइम के 3 पॉइंट होते हैं। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तो बात होगी टाइम की, है ना? पूरा समझ गया आप। उसके बाद देखो आगे चलते हैं टेंस पे।
अब देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे कि टेंस, अब देखो वो देखो टेंस की डेफिनेशन पढ़ दो, क्या लिखी है? टेंस इट इज ए वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। टेंस जो होता है ना, एक्चुअली में टेंस जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, वर्ब की फॉर्म होती है, उस वर्ब की फॉर्म का ही नाम टेंस होता है। आज के बाद आपसे कोई भी पूछे टेंस क्या होता है, आप सीधा सा जवाब देना क्या, टेंस क्या होती है? वर्ब की फॉर्म होती है जिससे हमें समय का पता चलता है। टेंस क्या होता है? टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जिससे हमें क्या पता चलता है, समय का पता चलता है कि कौन से समय की बात हो रही है। टेंस क्या होता है? टेंस सिर्फ एक वर्ब की फॉर्म होती है जिससे हमें क्या पता चलता है, समय का पता चलता है कि कौन से समय की बात हो रही है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसे कोई लिख दे ही वेंट देयर, क्या लिखा? ही वेंट देयर, यहां लिख दिया ही गोज देयर। अब देखो ही दोनों में सेम है, देयर दोनों में सेम है, दोनों में फर्क किस चीज का है? यहाँ पे तो वेंट लिख दिया, यहाँ पे गोज लिख दिया, लेकिन देखो वेंट और गोज लिखते ही आपको समय का पता चल गया कि वेंट लिखा है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ये बात पास्ट की कर रहा है, और जैसे ही गोज लिख दिया आपको पता चल गया बात किसकी कर रहा है, ये बात प्रेजेंट की कर रहा है। यानी कि हमें सब कुछ पता किससे चल रहा है, इस वर्ब की फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है। इस चीज से क्या चल रहा है पता, वर्ब की फॉर्म से ही। और यही टेंस होता है, जो वर्ब की फॉर्म होती है वही टेंस होता है, वर्ब की जो फॉर्म होती है वही क्या होता है, हमारा टेंस होता है। वर्ब की फॉर्म जिससे हमें समय का पता चले वही क्या होता है, टेंस होता है। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है देखो कि इट इज ए वर्ब फॉर्म व्हिच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। और देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी होगी, आप लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ी होगी, जो भी पढ़ा होगा, लेकिन फ्यूचर को बताने के लिए वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं होती है। देखो अगर फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो प्रेजेंट है, सेकंड फॉर्म लिखी है तो पास्ट है, लेकिन फ्यूचर को बताने के लिए अपने पास कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं होती है। इसीलिए मैं देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, फ्यूचर नाम का एक्चुअली में टेंस भी नहीं होता है ना, ये तो बाद में ऐसे जोड़ दिया गया चीजों को आसान बनाने के लिए। एक्चुअली में टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, है ना। क्योंकि देखो फ्यूचर की कोई वर्ब की फॉर्म भी नहीं है, और फ्यूचर एक्चुअली में कोई फैक्ट भी नहीं होता है, वो तो सिर्फ वो भी एक अपने आप में एक इमेजिनेशन ही है ना। एक गैस ही तो कर रहे हैं कि बारिश होगी या मैं दिल्ली जाऊंगा, कोई जरूरी थोड़ी इंसान जाएगा, वो सिर्फ कोई फैक्ट नहीं, वो सिर्फ क्या है, एक गैस है ना। इसलिए फ्यूचर कोई टेंस भी एक्चुअली में नहीं होता है, टेंस एक्चुअली में दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन चीजों को आसान बनाने के लिए ग्रामर वाले ने क्या किया, बुकों ने क्या किया कि फ्यूचर नाम का टेंस भी धीरे धीरे इसमें ऐड कर दिया। बाकी जो पुरानी इंग्लिश थी उसमें फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता भी नहीं था, है ना। अब देखो फिर आपने एक शब्द पढ़ा होगा वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब देखो एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, जो किसी क्या करे एक्शन के बारे में बताए, वो क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब क्या होती है? जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताए वो क्या होती है, वर्ब होती है। अब देखो ये जो दोनों डेफिनेशन लिखी है ना, मैं आपको सारी चीजें सही से बताऊंगा एकदम ना, बिल्कुल कि आपको क्या तो याद करना है और क्या याद नहीं करना है। आप फालतू की चीज एक भी मत याद करना। अब ये जो टेंस लिखा है, ये जो टेंस की डेफिनेशन लिखी है, ये आपको याद नहीं करनी है। देखो बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि एक्चुअली में होता क्या है, पर ना याद रहे आपके एग्जाम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर उसको पता तो होना चाहिए ना कि आपको चीज है क्या वो एक्चुअली में, है ना। तो आपको बस पता होना चाहिए कि क्या है, इसकी एज इट इज डेफिनेशन आपको ना याद रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखा करो। टेंस क्या होता है? एक्चुअली में वर्ब की फॉर्म होती है, उसी को ही टेंस बोलते हैं, है ना। और वर्ब क्या होती है? वर्ब मतलब एक्शन होता है, क्रिया, है ना। बहुत सिंपल तरीका है आपको सीखने का। अब उसके बाद देखो, अब हम टॉपिक शुरू करेंगे पर्टिकुलरली टेंस अपना। अब देखो टेंस में अपने को पता क्या करना होता है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे आरएस में क्या क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए अपने को टेंस में क्या क्या सीखना पड़ेगा। टेंस में सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। आपको टेंस की पहचान होनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें टेंस कौन सा है ना। आपको क्या होनी चाहिए, टेंस की पहचान होनी चाहिए। उसके बाद देखो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन लिखा है, आपने पहचान लिया ये टेंस है ना। अब क्या किया, अब वो सही है गलत है उसको सही भी तो करना पड़ेगा ना। उसको क्या करना है, करेक्शन ऑफ टेंस, यानी कि पहले टेंस को पहचानना है, फिर टेंस का क्या करना है, करेक्शन करना है। पहले क्या करना है, टेंस को पहचानना है, पहचान को सीखना है अपने को, फिर क्या करना है, उसका करेक्शन करना है। अगर आपको पहचान ही नहीं पता होगी आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, आप एरर फाइंड नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, पहले टेंस को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, आपको ये आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, करेक्शन करना है। दो चीजें तो ये हो गई। उसके बाद देखो ट्रांसलेशन वाला पार्ट बचा। ट्रांसलेशन के जो सेंटेंसेस के जो आपको ट्रांसलेशन करने उनमें भी तो टेंस है ना।
तो बस वो करना है। यानी कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंस के 3 यूज है, टेंस को पहचानना, टेंस का करेक्शन करना और ट्रांसलेशन के अंदर टेंस का यूज करना, बस 3 ही चीजें। इन तीनों को अपने धीरे धीरे सीखते हैं 1 by 1। आगे चलो देखो। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, यहां से लेना शुरू करो। देखो यहां से ले लो आराम से। वो बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर 2 सेकंड का टाइम ना देके थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया करो स्क्रीनशॉट के लिए ना, तो आप आराम से ले लो। देखो ले लिया होगा आप लोगों ने। अब उसके आगे चलते हैं। देखो इसका भी ले लो आप लोग। ले लिया? अब देखो आगे चलते हैं, इसका भी ले लो। समझ गए ना आप लोग टेंस क्या है? देखो ये जो वर्ब की फॉर्म है ना, सारा खेल ही सीखा है। ये जो वर्ब की फॉर्म है सारा खेल ही सीखा है। ये तीनों चीजें अपने को सीखनी है, आइडेंटिफिकेशन, करेक्शन और ट्रांसलेशन। उसके बाद देखो आगे चलते हैं अपने। और देखो मैं आपको बताता हूं, आप इन चीजों को ज्यादा लिखना मत, है ना। मैं आपको ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको एज इट इज ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो टॉपिक है ना अपना टेंस वाला, आप इसको ज्यादा लिखना मत। ये जो पीडीएफ है मैं आपको एज इट इज प्रोवाइड करवा दूंगा, इसलिए आप लिखने की ज्यादा टेंशन मत लेना इसको, ठीक है। आप तो समझते चलो बस चीजों को, मेरे साथ साथ सीखते चलो, मेरे साथ साथ इसको समझते चलो। और मैं आपको इतना आसानी से, इतनी मतलब इजीली आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाओगे कि यार इतना सिंपल था। देखो हमें तो इतना सिंपल सिंपल चीजें नहीं सीख पा रहे थे ना। देखो क्या लिखा, देखो टाइम के 3 पॉइंट होते हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। टाइम के कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम के कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखो जो टाइम का एक पॉइंट होता है ना प्रेजेंट, और एक पॉइंट होता है पास्ट, एक पॉइंट होता है फ्यूचर। यानी कि जो टाइम का एक पॉइंट होता है, यानी कि इन पॉइंट्स के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक एक पॉइंट के 4 पार्ट होते हैं। देखो टाइम का एक पॉइंट है प्रेजेंट, उसके कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। टाइम का एक पॉइंट है पास्ट, उसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। टाइम का एक पॉइंट है फ्यूचर, उसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है। यानी कि देखो टाइम की एक एक पॉइंट के 4 पार्ट होते हैं, है ना। अब देखो टोटल कितने बन के आए? 12। इन 12 को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोल देते हैं एक्चुअली में, है ना। देखो इन पॉइंट के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। समय के एक एक पॉइंट के 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 4 हिस्से होते हैं। यानी कि देखो 3 तो वो खुद हो गए पॉइंट और 4 उसके हो गए पार्ट। टोटल कितने बन गए? 12। इसीलिए कितने टेंस अपने बोल देते हैं? 12। 3 पॉइंट होते हैं, 4 उसके पार्ट होते हैं, और हम कितने टेंस बोल देते हैं? 12 टेंसेस बोल देते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं। अब देखो ये एक एक पार्ट के बारे में लिखा हुआ है। पहला पार्ट कौन सा है? इंडेफिनेट, है ना। क्या नाम है इसका? इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट भी होता है, पास्ट इंडेफिनेट भी होता है, और क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट भी होता है। पर ये क्या लिखा हुआ है? इंडेफिनेट। देखो फिर क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिन्यूअस, है ना। फिर क्या लिखा है? परफेक्ट। फिर क्या लिखा है? थोड़ी सी इसमें एरर लिख दी, इसको लिखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको क्या लिखो? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखो आप, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये क्या लिखा है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कि काम चल रहा है, जिस पॉइंट पर बात की जा रही है उस पॉइंट पर काम क्या हो रहा है? काम चल रहा है ना। काम कब शुरू हुआ हमें नहीं पता, कब खत्म होगा हमें नहीं पता, लेकिन जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे हो उस समय दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, है ना। इतनी सी बात होती है। और वो क्या है? टेम्परेरी एक्शन होता है, कब तक चलेगा नहीं पता ना, हो सकता है अगले सेकंड ही बंद हो जाए, हमें नहीं पता। अभी मैं क्लास ले रहा हूं, मान लो हो सकता है अगले सेकंड ही लाइट चली जाए, क्लास बंद हो जाए। तो ये सब क्या है? देखो टेम्परेरी एक्शन है। टेम्परेरी एक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट, उस पॉइंट पर काम चल रहा है, यानी कि जिस पॉइंट तक बात हो रही है। अभी देखो 2 सेकंड पहले मैंने जो बोला था ना, वो क्या हो गया? वो पास्ट हो गया एक तरीके से। सिर्फ जो उस मोमेंट पर चल रहा है वही क्या है? कॉन्टिन्यूअस है ना। वही क्या है? सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद देखो क्या बचा? परफेक्ट। एक देखो ये इंडेफिनिट आपको बाद में बताऊंगा मैं, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे कि क्या होता है। उस मोमेंट या उस समय पर काम चल रहा होता है। दूसरा क्या आ गया? परफेक्ट। देखो परफेक्ट का मीनिंग होता है एक्चुअली में कि काम खत्म। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट देखो शब्द ही कैसा है? परफेक्ट है मतलब क्या है? मतलब अपने आप में परिपूर्ण है ना। परफेक्ट मतलब काम खत्म। परफेक्ट का मतलब क्या? काम खत्म। यहाँ पे क्या लिखा है? देखो कंप्लीट या फिर डन एक्शन। कंप्लीट यानी कंप्लीट हो गया, डन मतलब पूरा हो गया, पूरा हुआ क्या हो गया? एक्शन। कंप्लीट एक्शन या फिर डन एक्शन, काम क्या हो गया? कंप्लीट, है ना।
रिजल्ट आ चुका है, उस पॉइंट तक काम खत्म। यानी कि जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं ना, उस पॉइंट पर वो काम क्या खत्म हो चुका है। यानी कि मैं अपना डिनर कर चुका हूं, इसका मतलब इस पॉइंट तक जब मैं आपको बोल रहा हूं मेरा डिनर करने का काम खत्म हो चुका है। और मैं बोलूं कि मैं डिनर कर रहा हूं या मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब प्रोसेस अभी चल रही है ना। अब उसके बाद देखो, आप लोगों ने कंटिन्यूस सीखा, आप लोगों ने परफेक्ट सीखा। अब एक बात सोचो, इन दोनों को मिलाया हमने ना, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो हमारे नेचर में दो ही टाइप के एक्शन होते हैं। एक तो एक्शन क्या होता है, या तो काम चल रहा होता है, वरना काम क्या होता है, खत्म होता है। इसके अलावा कोई भी तीसरी स्टेट नहीं होती है। यानी कि दो स्टेट होती है, या तो काम चल रहा है या काम क्या हो गया, खत्म हो चुका है ना। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत तो काम खत्म हो गया, बाकी चल रहा है ना। भाई थोड़ा बहुत आपने, मान लो आपने एक बुक लिखने का काम शुरू किया, तो आपने 50 पेज तो लिख दिए, अब बाकी आगे आगे लिख रहे हो। या फिर आपने बुक पढ़ने का काम शुरू किया, आपने क्या किया, आगे के 100 पेज तो पढ़ दिए, बाकी के मान लो बुक में 200 पेज और है, वो आप आगे आगे पढ़ रहे हो, है ना। तो उसमें क्या हो गया, कुछ काम तो क्या हो गया, पूरा हो गया, और कुछ काम क्या अब आगे चल रहा है। इन दोनों को इसलिए मिला के क्या बोल दिया जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके नाम में देखो सब कुछ छुपा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मतलब कुछ काम तो क्या हो गया, परफेक्ट मतलब खत्म, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है, मतलब कुछ काम खत्म और कुछ काम क्या हो रहा है, आगे चल रहा है। देखो ये जो नाम है ना, ये ऐसे ही नहीं है बेटा, इनको थोड़ा सा फील करके देखो। कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, परफेक्ट मतलब काम खत्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब काम खत्म भी हो गया थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत बाकी बचा हुआ क्या हो रहा है, आगे चल रहा है ना। तो इन नामों से अपने को डरना नहीं है। देखो बच्चे इतने बड़े बड़े नाम देख के घबरा जाते, बल्कि इनमें कुछ नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है, परफेक्ट मतलब खत्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब काम थोड़ा बहुत खत्म भी हो गया और काम आगे क्या हो रहा है, चल भी रहा है ना। बस ये 3 टेंस तो आपके देखो क्लियर हो गए, है ना, बिल्कुल सही सही। अब ये जो लास्ट टेंस बचा है ना, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जब ग्रामर इंग्लिश की बढ़ रही थी ना, तब भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि यार जो काम चल रहा है उसको तो कंटिन्यूअस बोल देंगे, जो खत्म हो गया वो परफेक्ट हो गया, और कुछ काम ऐसे हैं जो थोड़े बहुत खत्म भी हो गए, आगे चल भी रहे हैं, उनको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल दिया। लेकिन फिर भी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे एक्शन बाकी रह गए जो इन तीनों कैटेगरी में से किसी में भी फिट नहीं हो रहे थे, है ना। फिर भी क्या रहा, इस दुनिया में बहुत सारे काम या बहुत सारे एक्शन, बहुत सारी चीजें ऐसी बच गई, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बच गए जो ना तो कॉन्टिन्यूअस थे, ना ही परफेक्ट थे, और ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस थे। उनको ग्रामर वाले जो ग्रामेरियन थे उस समय के, उन्होंने क्या बोला कि बोला ये तो नॉट डिफाइंड है, मतलब इन तीनों में ही नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। उनको क्या बोला, नॉट डिफाइंड। क्या बोला उनको, नॉट डिफाइंड, यानी कि हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और उसी से नाम बन के आया क्या, इनडेफिनेट। क्या नाम बन के आया, इनडेफिनेट, यानी कि जो डेफिनेट नहीं है, जो क्या है, डेफिनेट नहीं है, जो निश्चित नहीं है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, वही नाम क्या बन के आया, इनडेफिनेट। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे जो इंडियन जो ग्रामेरियन थे उन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, प्रेजेंट सिंपल कर दिया। एक्चुअली में इसका नाम सिंपल नहीं होता है, एक्चुअली में इसका नाम क्या होता है, इनडेफिनेट ही होता है ना। सिंपल नाम नहीं होता है इसका। एक्चुअली ये कोई सिंपल नहीं है, ये सबसे मुश्किल है बल्कि, है ना। देखो बड़े बड़े ग्रामेरियन थे, उनके भी नहीं समझ में आया कि यार इन चीजों का हम करें क्या। ये ना तो कंटिन्यूअस में फिट हो रहे हैं, ना ये परफेक्ट में फिट हो रहे हैं, ना ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फिट हो रहे हैं। जो कहीं भी नहीं डिफाइन किए जा सकते उनको नाम क्या दे दिया, नॉट डिफाइंड। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ना, The sun rises in the east. The sun rises in the east. अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ के देखो क्या लिखा है, The sun rises in the east, है ना। थोड़ा साफ लिखता हूं देखो इसको, क्या लिखा है देखो, The sun rises in the east. The sun rises in the east. सूर्य पूर्व में उगता है। अब एक बात देखो, क्या ये काम चल रहा है, नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। क्या ये काम पूरा हो चुका, नहीं, अगर पूरा हो चुका तो आज सूर्य उग चुका, अब कल तो नहीं उगना चाहिए, पूरा ही हो गया तो नहीं। ना तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ना ये चल रहा है। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्या हो कि आधा तो उग गए हो और आधा उगना बाकी हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये हम इनको क्या नहीं कर पाए, डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि देखो ये आज सूर्य उगेगा, शाम को क्या होगा, अपना काम पूरा करके छिप जाएगा, कल फिर से उगेगा,
कल फिर से क्या करेगा, अपना काम पूरा करके छिप जाएगा, है ना। यानी कि ये एक पर्टिकुलर इंटरवल पर और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ये एक्शन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे देखो, मान लो मैं ही हूं, मैं क्लास लेने आता हूं डेली, सोचो ना, तो मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्लास लेने आता हूं। कभी भी ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गया, है ना। देखो ऐसा कोई भी सेंटेंस हो, राम प्लेस फुटबॉल, है ना। सोचो अगर राम क्या करे, राम फुटबॉल खेलता है, इस बात का मतलब क्या, राम डेली फुटबॉल खेलने जाता है, फुटबॉल खेलता है, वापस घर भी आ जाता है, अगले दिन फिर से जाता है, फिर से खेलता है, फिर से घर आ जाता है। यानी कि डेली काम शुरू भी करता है, डेली अपना काम खत्म भी कर देता है, अगले दिन फिर से शुरू करता है, अगले दिन फिर से खत्म कर देता है ना। तो इन चीजों को हम इन तीन में डिफाइन नहीं कर पाए, इसलिए इसका नाम क्या रखा, नॉट डिफाइंड या फिर इनडेफिनेट टेंस, है ना। आगे क्या लिखा देखो, फ्रीक्वेंट एक्शन, यानी कि कैसे एक्शन होते हैं जो लगातार होते रहते हैं ना, रुकते नहीं है। और इनको क्या बोलते हैं, परमानेंट एक्शंस। जैसे सूर्य का निकलना क्या है, परमानेंट एक्शन है। जो हमारी धरती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, है ना, हमारी जो धरती जो चक्कर लगा रही है, ये भी क्या है, परमानेंट एक्शन है ना। ये सभी क्या टेंस होते हैं, इनडेफिनेट टेंस होते हैं, है ना। अब देखो आप लोग थोड़ा वो समझे, इनडेफिनेट टेंस वो होते हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर पाए, है ना, उनका हम कुछ बता नहीं पाए कि काम पूरा हो गया या काम चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, इनका हमें पता है कि काम जिस मोमेंट पर बात हो रही है उस मोमेंट पर काम चल रहा है। परफेक्ट का हमें पता है कि जिस मोमेंट पर बात हो रही है उस मोमेंट पर काम खत्म हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमें पता है कि जिस मोमेंट पर बात हो रही है उस मोमेंट पर आधा काम तो खत्म हो गया, आधा बाकी बचा, वो खत्म हो जाएगा, है ना। अब देखो आगे चले, सीखे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, और पीछे की भी जो अपनी पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी आप लोगों को। चले आगे, बस ये जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ही लेना आप लोग, लिखना मत इसको ज्यादा, ये एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी। आपके पास इतना टाइम भी नहीं है ना कि आप एक एक चीज को ऐसे लिखो। उसके बाद देखो, फिर मैंने आपको ये बताया था ना कि टेंस टोटल कितने हो गए, 12, 3 तो हो गए पॉइंट, और एक एक पॉइंट के कितने पार्ट, 4 पार्ट, यानी कि टोटल टेंस कितने हो गए, 12। अब देखो क्या लिखा है, देखो पहला ही पहला, प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। अगला देखो, पास्ट के अंदर भी ऐसा ही है, पास्ट सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट लिख दिया क्या, ये देखो जो थोड़ा पीडीएफ बनाते हैं वो थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। पास्ट, यहां भी क्या लिखो, पास्ट, है ना। देखो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद देखो फ्यूचर सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया आप लोगों के कि क्या 12 टेंस हैं, कैसे बने हैं, परफेक्ट का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है। परफेक्ट मतलब काम खत्म, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब काम थोड़ा कंप्लीट हो चुका है और बाकी आगे चल भी रहा है। इसमें देखो लिखा भी होगा, देखो क्या लिखा है, एक्शन गोइंग ऑन फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि एक समय की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से काम क्या हो रहा है, चल रहा है ना। पीछे किसी समय काम शुरू हुआ और आगे धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि कुछ काम तो क्या हो गया खत्म, और सम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि देखो इनकम्प्लीट विद पार्शियल कंप्लीशन। देखो इसमें क्या होती है, ड्यूल स्टेट होती है ना। देखो ये क्या लिखा है, इनकम्प्लीट विद पार्शियल कंप्लीशन। पार्शियल का मतलब आपको पता है, थोड़ा बहुत हिस्सा, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा बहुत पार्ट, यानी कि थोड़ा बहुत हिस्सा। तो क्या हो गया, कंप्लीशन, यानी कि थोड़ा बहुत हिस्सा तो क्या है, कंप्लीशन के अंदर है, और बाकी हिस्सा क्या है, इनकम्प्लीट है। देखो क्या लिखा है, इनकम्प्लीट विद पार्शियल कंप्लीशन, यानी कि इनकम्प्लीट भी है लेकिन पार्शियल कंप्लीशन भी है, यानी कि थोड़ा बहुत काम पूरा भी हो चुका है और बाकी काम आगे बचा हुआ भी है ना। बस यही होता है। ये ड्यूल स्टेट का मतलब क्या होता है, मतलब दो अवस्थाएं हैं इसके अंदर। ड्यूल स्टेट का मतलब होता है दो अवस्थाएं। दो अवस्था कैसी है, एक तो काम पूरा होने की भी अवस्था है इसमें, भाई कुछ काम तो पूरा भी हुआ है ना, एक तो वो अवस्था है, और दूसरी स्टेट क्या है इसके अंदर कि काम आगे का चल रहा है। कितनी अवस्थाएं होगी, दो अवस्थाएं होगी। इसमें देखो सिंगल स्टेट है ना, क्या है कि काम खत्म हो गया। इसमें सिंगल स्टेट है कि काम चल रहा है, लेकिन इसमें कितनी स्टेट है, ड्यूल स्टेट है। अब भी देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बता दूं, कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, परफेक्ट मतलब खत्म, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है, परफेक्ट मतलब खत्म। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, खत्म भी है और चल भी रहा है। बस इतनी सिंपल बात है। इनडेफिनेट क्या हो गया, कि जिनको हम डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं, है ना। आगे चलो, देखो ये सीख गया आप, ये सब देखो आप टेबल बना लो ना, इसकी फोटो ले लो, आप स्क्रीनशॉट खींच लो।
चलें आगे। उसके बाद देखो वो पढ़ा दिया आप लोगों को पूरा। अब ये देखो, अब इसमें क्या लिखा है देखो, क्या कि 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। एक सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4, है ना। एक सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4। ये आप लोगों ने पहले पढ़ भी रखा है। अफर्मेटिव मतलब ये मान लो पॉजिटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस, और ये कैसा है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है इसके अंदर ना, दोनों इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखो, ही स्पीक्स इंग्लिश, है ना, वो इंग्लिश बोलता है। डज ही स्पीक इंग्लिश, ये क्या कर रहा है? सवाल पूछ रहा है, इंटरोगेटिव। डज ही स्पीक इंग्लिश, जब देखो सवाल पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? आगे आ जाएगी, है ना। उसके बाद देखो नेगेटिव बनाना है आपको, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। और देखो ये लास्ट वाला क्या? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना। ये क्या है? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा या जो भी सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको। उसमें ये क्वेश्चन मार्क जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये जरूर लगाना है। ऐसी गलती मत करना कि आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाओ, है ना। ये बहुत बड़ी एरर होती है इंग्लिश के अंदर। अगर आपने सेंटेंस तो ऐसा लिखा डज ही स्पीक इंग्लिश और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, ये बहुत बड़ी एरर होती है। और देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चे से पूछते हैं कि सर ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ऐसे लिखते हैं डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। कोई बच्चे से पूछते हैं कि सर ऐसे लिख सकते हैं इसको, डज या फिर डजंट ही स्पीक इंग्लिश, है ना, डजंट ही स्पीक इंग्लिश। अब देखो मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में क्या होता है। आप ये जो इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना, दोनों को एक साथ ही लिख दिया आगे, ऐसा लिख सकते हो लेकिन सॉरी ऐसा बोल सकते हो लेकिन लिख नहीं सकते हो। ये स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है। स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है, डज और नॉट को आगे एक साथ ले लिया जाता है और बाद में सब्जेक्ट से शुरू कर देते हैं। लेकिन हम जिस इंग्लिश को फॉलो करते हैं, जो इंग्लिश हमारे एग्जाम में आती है, वो कैसी है? वो ब्रिटिश इंग्लिश है ना, प्रॉपर, वो भी रिटन फॉर्म वाली। तो उसमें अपने को क्या लिखना होता है? डज अकेला ही लिखना है आगे, डज ही फिर नॉट लिखना है अपने को ना। लेकिन स्पोकन के अंदर आप क्या कर सकते हो? डज नॉट एक साथ लिख सकते हो, डजंट ही स्पीक इंग्लिश आप बोल सकते हो लेकिन आप लिख नहीं सकते हो ना। लिखना अपने को ऐसे ही है, आपको पर्टिकुलर प्रॉपरली ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करना है, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, है ना। अब देखो आगे चलते हैं, क्या क्या सीखा हमने? टेंस की डेफिनेशन सीखी। टेंस क्या होती है? वर्ब की फॉर्म होती है जिससे हमें समय के पॉइंट का पता चलता है, खत्म बात। वर्ब क्या होती है? वर्ब होते हैं एक्शन होते हैं, खत्म बात। अब देखो टाइम के कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक एक पॉइंट के कितने कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 3 पॉइंट और एक एक के 4 पार्ट, टोटल कितने हो गए? 12 के 12 हमने सीखे। देखो उसमें फिर मैंने आपको सिखाया कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जिस समय काम चल रहा है। परफेक्ट क्या होता है? काम खत्म। अब नाम निकल के आया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब नाम से आप सोचो, परफेक्ट मतलब खत्म, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है। यानी कि इसमें 2 तरह की बातें हो गई कि थोड़ा बहुत तो खत्म भी हो गया, थोड़ा बहुत चल भी रहा है, ड्यूल स्टेट हो गया। अब कुछ सेंटेंस ऐसे बचे जिनको हम तीनों में नहीं फिट कर पाते, उनको क्या नाम दे दिया? इंडेफिनिट टेंस। सिंपल तरीके से आप ऐसे याद रख लो, उनका नाम सिंपल है ना, सिंपल टेंस। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद पढ़ा 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4। एक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। पॉजिटिव ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव ये नेगेटिव सेंटेंस है, नोट लिख दिया। इंटरोगेटिव इसमें आगे हेल्पिंग वर्ब लगा दी, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या लिख दिया? हेल्पिंग वर्ब भी है और नॉट भी है। हो गया इतना काम पूरा। अब देखो आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चला अब देखो, अब जहां से अपने को काम की बातें जहां से शुरू होती है ना, अब वो यहां से शुरू होती है। अब अपने को पर्टिकुलरली एक एक चीज को बहुत ध्यान से सीखना है। अब ये देखो क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट। क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट, यानी कि आप कैसे पहचानोगे कि पास्ट है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, हम जो सबसे पहले जो टेंस पढ़ेंगे वो पास्ट टेंस पढ़ेंगे। क्योंकि देखो आपने आज ग्रामर शुरू किया, आपके अंदर आज थोड़ा जोश है और है ना, आप चीजों को जल्दी सीखोगे भी, क्योंकि शौक से भी सीख जाओगे आज तो ना। तो पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज आपको पास्ट पढ़ाऊंगा, ताकि जो काम की चीज है वो आपको पहले डिलीवर हो जाए। बाकी चीजें करते रहेंगे, प्रेजेंट भी पढ़ेंगे, फ्यूचर भी पढ़ेंगे, पर जो सबसे काम की चीज है वो पास्ट है, वो आपको मैं पहली क्लास में ही आपको डिलीवर कर दूंगा, ताकि जो काम की चीज है अभी आप क्या एकदम भूखे बैठे हो सीखने के लिए ना, तो आप फटाक देसी इसको सीख जाओगे और आप एग्जाम में भी यही आएगा। अब देखो क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट। आप कैसे पहचानोगे कि कोई सेंटेंस पास्ट का लिखा हुआ है?
क्या कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई सेंटेंस किसका लिखा हुआ है, पास्ट का लिखा हुआ है ना? कैसे पता चलता है? या तो उसमें क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, है ना? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी तो आपको पता चल गया कि पास्ट टेंस लिख दिया, ही डाइड, DIED क्या लिख दिया, ही डाइड, ऐसे लिख दिया ना। तो आप देखो डाइड से ही समझ गए, या लिख दिया ही प्लेड, आपने इस देखो आप प्लेड से ही समझ गए कि बात किसकी कर रहा है, पास्ट की कर रहा है। यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होगी तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट होगा, है ना? इतना बस इतना सीखते चलो आप मेरे साथ। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट होगा। वॉज लिखा होगा तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट होगा। WERE वर लिखा होगा तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट होगा। HAD हेड लिखा होगा तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट होगा। DID डिड लिखा होगा तो टेंस कौन सा होगा, पास्ट होगा। ये तो इतने हो गए। उसके बाद देखो आप इन दो को जरूर याद रखना, मेरी इतनी सी बात मानना, एक तो कुड को और एक वुड को, ये भी क्या होते हैं, पास्ट होते हैं। और देखो कुड को भी छोड़ो, आप ये जो वुड लिखा है ना, वुड, WOULD वुड, इसको जरूर याद रखना। ये वुड क्या होता है, पास्ट होता है। ये वुड क्या होता है, ये पास्ट होता है ना? इतना आप याद रखना। उसके बाद देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट की क्या पहचान होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, डू होगा, डज होगा, इज, एम, आर, हैज, हैव, बस ये होंगे, वो प्रेजेंट होगा। जिसमें सेकंड फॉर्म होगी, डिड होगी, हैड होगा, वुड होगा, वॉज वर होगा, वो पास्ट हो जाएंगे। और फ्यूचर की क्या पहचान होती है, आप खुद बताओ। फ्यूचर की तो बहुत सिंपल है, क्या होगी, विल या फिर शैल, लो खत्म, है ना? खत्म। इसी के साथ अपना टेंस भी, अगर आप पहचान सीख गए ना, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। देखो पास्ट को पहचानो, प्रेजेंट को पहचानना सीखो, और फ्यूचर की तो बहुत ही सिंपल है, क्या, विल या फिर शैल होगा, है ना? पास्ट की पहचान क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड, वॉज, वर, कुड, वुड, माइट, ये सभी क्या होते हैं, पास्ट होते हैं। प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डज, इसमें लिखा है क्या, डू या डज, इसमें डू, हाँ लिखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सभी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और फ्यूचर की क्या पहचान होती है, विल या फिर शैल, है ना? देखो विल या फिर शैल। अब देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, रूल नंबर 1, ये क्या लिखा है, रूल नंबर, और ये देखो क्या बना रखा है मैंने, स्टार, है ना? देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस स्टार के साथ जो लिखी हुई है। आप इतनी सी बात, एक मेरी छोटी सी बात हमेशा याद रखना जीवन में, कि कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में होगा। कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में होगा। कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में होगा। देखो दूसरी बात ये है, आप, मैं जैसे जैसे आपको सिखाता जा रहा हूं ना, आप सीखते चलो चीजों को। मैं बहुत ही साइकोलॉजिकल वे से आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप चीजें सीख जाओगे और आपको आने लग जाएगी। आप अगर ज्यादा इसमें डाउट क्रिएट करोगे खुद के दिमाग में कि ये वो ऐसा पढ़ा था, वो पढ़ा था, ऐसा सीखा था, आपके प्रॉब्लम होगी, है ना? आप जो फिर जो काम की बात है, जो मेरी बात का जो इसेंस है, वो खत्म हो जाएगा, है ना? इसलिए आप तो बस सुनते जाओ, ये PDF में आपको दे दूंगा, आप सुनते जाओ। देखो क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में स्टार्ट होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में होगा। कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में स्टार्ट होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में होगा। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि पास्ट में शुरू होगा तो खत्म किस में होगा, पास्ट में। मैंने ये नहीं बोला है कि प्रेजेंट में शुरू होगा तो प्रेजेंट में खत्म होगा, नहीं। मैंने ये नहीं बोला है कि फ्यूचर में शुरू होगा तो फ्यूचर में खत्म होगा, नहीं। मैंने सिर्फ एक चीज के लिए बोला है, किसके लिए, पास्ट के लिए। तो आप बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता पास्ट के लिए और वो समझ किसके लिए लेते हैं, प्रेजेंट के लिए भी समझ लेते हैं और फ्यूचर के लिए भी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट में शुरू होगा तो देखो कोई जरूरी नहीं है प्रेजेंट में खत्म होए। कोई भी सेंटेंस अगर फ्यूचर में शुरू होगा तो कोई जरूरी नहीं है फ्यूचर में खत्म होए। लेकिन अगर कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में, है ना? इतनी सी बात आप याद रखना। उसके बाद देखो इसी बात के ऊपर बहुत सारी एरर है, वो आपकी सही हो जाएगी। देखो आप सही करने लग जाओ। अब इन सेंटेंस को पढ़ते जाओ और देखो आप खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि इनमें क्या क्या एरर है, कहां कहां एरर है ना? आप खुद देखो, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ो और थोड़ा अपना दिमाग यूज करो। देखो पहला सेंटेंस क्या लिखा है, देखो, डिड ही टेल यू, डिड ही टेल यू व्हाई शी हैज नॉट गॉन, है ना? क्या लिखा है, देखो, डिड ही टेल यू व्हाई शी हैज नॉट गॉन। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो देखो बाकी सब्जेक्ट अलग चीज है, ये सब्जेक्ट इंग्लिश बिल्कुल अलग चीज है ना? तो आप ध्यान से सीखना चीजों को। डिड लिखा है, डिड, डिड वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। कैसी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। यानी कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया, पास्ट में। आगे चलो देखो, ही, टेल यू, व्हाई, शी। अब देखो हैज, ये किसकी पहचान होती है, हैज, प्रेजेंट की, है ना?
शुरू किस में हो रहा है? पास्ट में। चलते चलते बीच में कौन आ गया? प्रेजेंट। और मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होगा तो खत्म भी किस में होगा? पास्ट में। चलेगा भी किस में? पास्ट में, है ना। अब देखो यानी कि ये तो प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट तो गलत हो गया, तो इसको काट के आपको क्या लिखना पड़ेगा? HAD हेड लिखना पड़ेगा। आपको इसको काट के क्या लिखना पड़ेगा? HAD हेड, है ना। अब देखो सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। डिड ही टेल यू व्हाई शी हैड नॉट गॉन, है ना। डिड ही टेल यू व्हाई शी हैड नॉट गॉन। देखो हैज को काट के क्या करेंगे? हेड बना देंगे। समझ गए आप लोग क्यों किया उसको ऐसा? क्योंकि पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में करना है? पास्ट में करना है। क्या उसने आपको बताया कि वो क्यों नहीं गई थी, है ना। अब देखो आगे चलो। When I went there, went कौन सी फॉर्म है वर्ब की? बताओ। सेकंड फॉर्म, है ना। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट। When I went there, जब मैं वहां गया। विकास is playing a game of chess, विकास चेस का एक गेम खेल रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो गया तो कल हूं और विकास आज खेल रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं। जब मैं वहां गया तो विकास क्या कर रहा था? चेस खेल रहा था, है ना। तो देखो पास्ट में शुरू हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन इस तो क्या होता है? इस तो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट नहीं आ सकता है। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? was। क्या लिखना पड़ेगा? was। When I went there, विकास was playing a game of chess, है ना। आगे देखो। द विक्टिम, विक्टिम कौन होता है? विक्टिम, विक्टिम होता है पीड़ित। विक्टिम कौन होता है? पीड़ित। अगर मान लो किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, उसमें जिसको पीड़ा हुई है, जो पीड़ित है, वो कौन होता है? विक्टिम, पीड़ित, है ना। विक्टिम, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, है ना। अब ये ट्राइड वर्ब की कैसी फॉर्म है बताओ? देखो TRID, ट्राइड, ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ट्राइड वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। देखो पढ़ते चलो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। आगे चले, ये हैज क्या आ गया बताओ? ये हैज तो प्रेजेंट की पहचान होती है, बताया था ना आपको। हैज मतलब प्रेजेंट है, यानी कि शुरू तो सेंटेंस किस में हुआ? पास्ट में। और लेकिन आगे चलते चलते कौन आ गया? प्रेजेंट। तो ये तो गलत हो गया। इस प्रेजेंट को काट के क्या लिखेंगे? हैज का क्या बना देंगे? हेड बना देंगे, है ना। और देखो हैपेंड बट हिज वॉइस वाज तो सही है ना, वाज तो पास्ट ही होता है, वाज तो सही है। ये हो गया सही। देखो सेंटेंस हो गया सही। यानी कि कितनी सी एरर थी? हैज को काट के क्या लिखना था? हेड। इसका मतलब क्या होगा? पीड़ित ने बताने की कोशिश की, किसको? हमें। अस लिखा ना, हमें। पीड़ित ने हमें बताने की कोशिश की। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड, उसके साथ क्या हुआ था, है ना। पीड़ित के साथ मान लो कोई दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसने हमें बताने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड विद हिम बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, लेकिन वॉइस का मतलब आवाज, ऑडिबल मतलब सुनाई देना, बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। विक्टिम के मान लो लग गई होगी, एक्सीडेंट हो गया होगा, अब वो बोल तो रहा था लेकिन हमें सुन नहीं रहा था, इसका मतलब उसकी आवाज ऑडिबल नहीं थी। जैसे अब मेरी भी आवाज नहीं आती, कई बार आप कमेंट करते हो कि सर एक ईयरफोन में आ रही है, या कभी मान लो एक भी ईयरफोन में ना आए तो आप क्या बोलते हो कि योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, है ना, आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है ना। वैसे देखो, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, पीड़ित ने हमें बताने की कोशिश की, व्हाट हैड हैपेंड, उसके साथ क्या हुआ था, बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। समझ गए? अब देखो हिंदी करना तो मैं आपको सिखाता हूं वैसे कि इसकी हिंदी ये होगी वो होगी, बाकी आप बिना हिंदी किए भी एरर निकालोगे, और जिस दिन आप बिना हिंदी के एरर निकाल लोगे ना, आप रियल में ही आप इंग्लिश सीख जाओगे। पता है क्यों? हिंदी करते ही क्या होता है ना, हम सेंटेंस को अपने आज तक हमने जो सुना होता है, जैसा सीखा होता है, उसी के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करते हैं, और हम एक्चुअल में जो उसमें एरर होती है वहां तक कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि हम सेंटेंस की क्या करते हैं? हिंदी करते हैं। और एग्जामिनर बहुत तेज होता है, उसको पता है बच्चा इंग्लिश सीख के नहीं आएगा, बच्चा काम चलाओ कुछ जुगाड़ करके आएगा, और उससे क्या होगा? बच्चा सेंटेंस की हिंदी करेगा। बच्चा सेंटेंस की हिंदी करेगा तो हिंदी तो ऐसी सेट बिठा दो कि बच्चे को समझ में ही ना आए, हिंदी करे तो बिल्कुल सही लगे, है ना। बस तो आप सेंटेंस की अगर बिना हिंदी किए उसके एरर निकालना सीखोगे ना, आप तभी एक्चुअली में उसके एरर निकालना सीखोगे। ठीक है, अब देखो, तो इस हिंदी को छोड़ो, मैं आपको बिना हिंदी भी देखो कितना आसानी से बताया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आगे क्या आना चाहिए? पास्ट, तो हैज की जगह क्या लिखेंगे? हैड। अब देखो सेंटेंस की हिंदी नहीं करेंगे, आप इसमें एरर निकाल के बताओ। आई कुड, कुड वर्ब की कैसी, सॉरी कुड क्या हो गया? पास्ट। मैंने बताया था ना, कुड, वुड, माइट, ये सब क्या होते हैं? पास्ट। आई कुड यानी कि क्या हो गया? पास्ट। ये किसकी पहचान? पास्ट की, है ना, पास्ट हो गया। चलो आगे चलो। नॉट रिकॉल व्हाट हैज, अब देखो हैज क्या हो गया? हैज तो हो गया प्रेजेंट, है ना। व्हाट हैज, हैज क्या हो गया? हैज तो हो गया प्रेजेंट, यानी कि बात तो गलत होगी। पास्ट में शुरू है तो चलना भी किस में चाहिए? पास्ट में। खत्म भी किस में होना चाहिए? पास्ट में।
चलो कोई नहीं, आगे चलो। शी टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न्स विद अशोक, है ना। अब देखो आगे सेंटेंस तो सही लिखा है, लेकिन ये हैज क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। तो इस हैज को काटो, हैज का पास्ट के लिए क्या बना देंगे, हेड, है ना। हैज के लिए क्या बना देंगे, हेड। अच्छा ठीक है, मैंने हेड लिख दिया। अब क्या सेंटेंस सही हो गया क्या मेरा हेड लिखने से? मान लो सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ था, खत्म भी पास्ट में होना चाहिए, हैज गलत लिखा हुआ था, मैंने काट के इसको हेड लिख दिया। क्या हेड लिख देने के बाद ये सेंटेंस सही हो गया? नहीं, ये सेंटेंस अभी भी नहीं सही हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो अगर कभी भी देखो अगर कभी भी चलते चलते बीच में अगर WH वर्ड आएगा ना, क्या होगा, अगर कभी भी सेंटेंस कहीं और से स्टार्ट हुआ और चलते चलते बीच में कौन आया, WH वर्ड आया, है ना। इस WH वर्ड आने से क्या हुआ, चलते चलते बीच में कौन आया, WH वर्ड आया। इस WH वर्ड के बाद क्या आएगा, इस WH वर्ड के बाद आएगा सब्जेक्ट। कौन आएगा, सब्जेक्ट। लेकिन देखो अगर सेंटेंस की शुरुआत ही किससे हो रही है, WH वर्ड से हो रही है ना। जैसे आप क्या बोलते हो, व्हाट इज, देखो इसी सेंटेंस को याद रखो, व्हाट इज योर नेम, क्या लिखा है, व्हाट इज योर नेम, और पीछे क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। जब आपसे सवाल पूछा जाता है ना तो वो किससे स्टार्ट होता है, WH वर्ड से। जब WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद कौन आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, और फिर कौन आता है, सब्जेक्ट आता है, मान लो, है ना, ऐसे होता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा होता है, व्हाट इज योर नेम। अगर आपको ऐसे बोलता है व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपका नाम पूछ रहा है। तो पहले लिखा WH वर्ड, फिर लिखी हेल्पिंग वर्ब, है ना, फिर लिखेंगे आगे सब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, इसमें देखो पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को देखो, क्या इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क लगा है क्या, नहीं लगा। इसका मतलब ये आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर देखो दो बातों में बहुत फर्क है, एक तो मैं आपसे ये पूछूं आपका नाम क्या है, इसका मतलब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। लेकिन एक मैं आपसे बोलूं कि मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है ना, मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आपका नाम क्या है ना। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तो जब WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन अगर चलते चलते बीच में WH वर्ड आता है, सेंटेंस कहीं और से स्टार्ट हुआ, चलते चलते बीच में कौन आया, या WH वर्ड आया, यानी कि वॉट आ जाए, हुम आ जाए, विच आ जाए, वेयर आ जाए, हाउ आ जाए, कुछ भी, तो उसके बाद पहले कौन आएगा, उसके बाद पहले आएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को व्हाट शी, इस हैज का तो क्या बना देंगे, हेड, व्हाट शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद अशोक, है ना। समझ गए आप लोग, देखो क्या बन जाएगा सेंटेंस, आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न्स विद अशोक, है ना। आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया? देखो ये जो WH वर्ड वाली बात है, ये अगर आपको भी नहीं भी समझ में आई तो कोई बात नहीं, जब ये टेंस पूरा खत्म होता है तो उसका मैं एक दिन का मिसलेनियस भी पढ़ाऊंगा ना, कि कुछ जो चीजें टेंस से बाहर भी थोड़ी बहुत बच जाती है ना, तो उसके अंदर मैं आपको अच्छे से एक बार दोबारा बता दूंगा, ठीक है। बाकी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझ में आया तब भी ठीक है। मेन चीज सीखने की तो क्या थी कि हैज नहीं आएगा, हैज की जगह कौन आएगा, हेड आएगा, है ना। आगे चलते हैं, देखो क्योंकि देखो पास्ट में शुरू हो गया तो खत्म भी किस में होगा, पास्ट में। तो हैज तो नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, हैज की जगह हेड आना चाहिए। आगे चलो देखो, आई आस्क्ड द डीलर what the price of that bicycle was, whether it is really made in Korea or not। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, इसकी हिंदी मत समझो, वैसे यार निकालो। देखो क्या लिखा है, आई आस्क्ड, है ना। आस्क्ड वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ईडी लगा है ना पीछे, पहचान लोगे इतना तो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आई आस्क्ड द डीलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वाज, वाज भी तो पास्ट है, वाज भी पास्ट है, यानी कि तो सही लिखा हुआ है, वाज तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे चलो देखो, वेदर इट इज, अब देखो लेकिन ये इज क्या लिखा हुआ है, इज, ये इज प्रेजेंट है, इज पास्ट नहीं है, ये गलती कर दी देखो इसने। अब इस को काट के क्या लिख दो यहाँ पे, वेदर इट वाज रियली मेड इन जर्मनी और नॉट, सेंटेंस सही हो गया। देखो आई आस्क्ड द डीलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वाज, वेदर इट वाज रियली मेड इन कोरिया और नॉट, है ना। कितना सिंपल हो गया, देखो आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया, पास्ट में, आगे चलते गए। वॉज लिखा है, वॉज क्या होता है, पास्ट, सही है। आगे चले और देखो इज लिखा है, इज क्या लिखा है, प्रेजेंट, इसको काट के क्या करेंगे, पास्ट। और इसका मीनिंग क्या होगा, देखो कि मैंने डीलर से पूछा उस साइकिल का प्राइस, और उससे क्या पूछा, वेदर इट इज रियली मेड इन कोरिया और नॉट, क्या सच में कोरिया में बनी है या फिर नहीं, है ना। बस आगे चलो,
अगला देखो, वेरी सून आई रियलाइज्ड हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ। वेरी सून बहुत जल्दी, आई ये रियलाइज्ड वर्ब की कैसी फॉर्म है बताओ? ये रियलाइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बहुत जल्दी मुझे एहसास हुआ, बहुत जल्दी मुझे क्या हुआ, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ले लिया आप लोगों ने? अब देखो यहां, वेरी सून आई रियलाइज्ड, रियलाइज्ड वर्ब की कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ। अच्छा से वो तो सेकंड फॉर्म हो गई, यानी कि सेंटेंस किस में स्टार्ट हो गया? पास्ट में। और आगे चले हम, आगे चलते चलते हमें विल मिला, और मैंने आपको बताया था विल क्या होता है? विल होता है फ्यूचर। विल क्या होता है? विल होता है फ्यूचर, है ना। ये तो आ गया फ्यूचर, ये तो गड़बड़ हो गई। यानी कि अगर सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ तो खत्म भी किस में होना चाहिए? पास्ट में। अब इस विल का क्या करें? विल को तो हटाएंगे, विल की जगह क्या लिखेंगे? विल का पास्ट क्या होता है? विल का पास्ट होता है वुड। विल का पास्ट क्या होता है? वुड। विल का पास्ट क्या होता है? वुड। यहां पे लिख दो वुड। वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट हिज वीजा वुड बी एक्सपायर्ड इन ए मंथ। बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हुआ कि क्या, कि उसका वीजा एक महीने के अंदर क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा, है ना। वैसे हिंदी करोगे तो बिल्कुल सही आएगा, बहुत जल्दी मुझे एहसास हुआ था कि उसका वीजा एक महीने में एक्सपायर हो जाएगा, है ना। तो पीछे तो गा आ गया, तो आप क्या कर दोगे? विल को सही मान लोगे, पर वो विल सही नहीं है ना। आगे चलो, इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट, अब देखो वर आ गया ना, वर, ये वर तो क्या है? पास्ट। वर क्या है? पास्ट। वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक। परमिएबल क्या होता है पता है आप लोगों को? जो ये नाइकी एडिडास की जो टी शर्ट नहीं आती जो तुरंत सूख जाती है, वो उसका जो फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है, वो क्या होता है? परमिएबल होता है। मतलब उसके अंदर से बहुत इजीली हवा आर पार हो जाती है, या मतलब वो जल्दी सूख जाता है ना, परमिएबल फैब्रिक। इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक, इसका मतलब है कि जॉगिंग मतलब जो भागते हैं, भागने वाले जो आपके कपड़े आप पहन के भागते हो, इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक, यानी कि अगर आपके जो जॉगिंग जो क्लॉथ्स हैं, जो कपड़े हैं, वो परमिएबल फैब्रिक के नहीं बने हैं, तो क्या होगा? देखो, यू विल ड्रॉन इन योर ओवन स्वेट। स्वेट का मतलब पसीना, आप अपने पसीने में क्या करोगे? डूब जाओगे। अब देखो, ये शुरू तो किस में हो गया? पास्ट में, WR वर लिखा है, लेकिन आगे चलते गए हमने क्या पाया? यहाँ पे इसने क्या लिख दिया? विल, है ना। पास्ट में शुरू हुआ तो खत्म भी किस में होना चाहिए? पास्ट में। विल तो क्या हो गया? गलत। अब विल को तो काटेंगे, और विल की जगह क्या लिखेंगे? विल का पास्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया था अभी, वुड होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? वुड लिख देंगे। इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक, यू वुड ड्रॉन इन योर ओवन स्वेट, है ना। अब देखो, एक बात बताता हूं मैं आपको, ये DROWN ड्रॉन है ना, DROWN ड्रॉन, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बताओ? DROWN वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ड्रॉन। वो ड्रॉन है ना, वो लगती थर्ड फॉर्म के जैसी है, पर एक्चुअली में वो फर्स्ट फॉर्म ही है। एक्चुअली वो कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ही है। कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। देखो, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ड्रॉन, DROWN। सेकंड फॉर्म क्या होती है? DROWNED, ड्रॉन्ड, है ना। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म क्या होती है? इसको तो यहां लिख लो, पास्ट। थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी ड्रॉन्ड, DROWNED, ड्रॉन। और इसका मतलब होता है डूब जाना। इसका मतलब क्या होता है? डूब जाना। लेकिन डूबना किसका? किसी सजीव चीज का या फिर इंसान का, है ना। जो निर्जीव चीजें डूबती है उसको क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सिंक। सिंक का डूब, सिंक क्या होता है? निर्जीव चीजों का डूब जाना। अगर कोई पानी वाला जहाज होगा, शिप, शिप क्या करेगी? ड्रॉन करेगी या फिर सिंक करेगी? शिप क्या करेगी? सिंक करेगी, क्योंकि वो निर्जीव चीज है। वो डूबेगी तो उसको क्या बोलेंगे? सिंक। सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक। सिंक, सैंक, और थर्ड फॉर्म होती है संक, है ना, ऐसे। और देखो, ये सिंक कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। ड्रॉन को देखो, DROWN। एक्चुअली में ड्रॉन बहुत कंफ्यूजिंग है। ये ड्रॉन थर्ड फॉर्म के जैसी लगेगी आपको, लेकिन ये है कैसी फॉर्म? ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रॉन्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रॉन्ड। और इसका मतलब क्या होता है? डूब जाना। अच्छा, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होगा आपको, ये और बताता हूं मैं। क्यों? क्योंकि आपने एक वर्ब पढ़ी होती है ड्रॉ, DRAW, है ना। आपने एक वर्ब पढ़ी होती है कौन सी? ड्रॉ, DRAW। इसका मतलब होता है खींचना। जैसे बोलते हैं ना, ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन खींचो। अच्छा, इस ड्रॉ की सेकंड फॉर्म होती है ड्रू। इस ड्रॉ की सेकंड फॉर्म होती है ड्रू। और इस ड्रॉ की थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन। लेकिन वो DRAWN होती है। वो क्या होती है? DRAWN। वो कैसी होती है? DRAWN। वो ड्रॉन अलग होता है और वो ड्रॉन अलग लिखा हुआ है। तो आप इन दोनों के बीच कंफ्यूज मत करना कभी ना। ये क्या, ये ड्रॉ इसका मतलब होता है खींचना। इसका मतलब क्या होता है? खींचना,
ना, इसका मतलब क्या होता है? खींचना। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, इसका मतलब होता है खींचना। और वो लिखा है ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड, DROWN, और यहाँ लिखा है DRAWN। जब DRAWN लिखा होगा तो ये थर्ड फॉर्म होगी किसकी? ड्रॉ की। और जब DROWN लिखा होगा तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी किसकी? ड्रॉन की। ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, है ना? समझ गए? इसका मतलब डूब जाना, इसका मतलब खींचना। और जब कोई निर्जीव चीज या नॉन लिविंग थिंग डूबेगी तो उसको क्या बोलेंगे? सिंक। उसके बाद चलो देखो आगे। अच्छा, इसका मीनिंग बताऊं? अगर आपके भागने वाले जो कपड़े हैं दे अगर वे परमेबल फैब्रिक के नहीं बने होंगे तो यू विल ड्रॉन इन योर ओवन स्वेट, आप अपने पसीने में ही डूब जाओगे, है ना? अगला देखो, व्हेन ही डिडंट फाइंड। अच्छा, डिड आ गया ना, डिड, डिड आ गया, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है। व्हेन ही डिडंट फाइंड हिज कुक इन द किचन, जब उसको उसका कुक किचन में नहीं मिला, ही आस्क्ड। अच्छा, आस्क्ड ये कैसा है? ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि यहां भी बात किसकी कर रहा है? पास्ट की कर रहा है, ठीक है। ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैज ही गॉन, लेकिन देखो चलते चलते भी इसने क्या लिख दिया? हैज लिख दिया यार, ये हैज तो गलत हो गया, है ना? हैज तो क्या हो गया? गलत। हैज तो नहीं आएगा, हैज की जगह कौन आएगा? हैड आएगा। अच्छा, हेड लिख देंगे तो सही हो जाएगा? नहीं, सही तो अभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, चलते चलते बीच में अगर WH वर्ड आएगा ना तो WH वर्ड के बाद ऐसे लिखना पड़ेगा, वेयर ही हैड गॉन। अब सही हो जाएगा, देखो, यानी कि इसको काट के आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही, वेयर ही हैड गॉन, है ना? बस। ठीक है, आप लोग इतना 8 सेंटेंसेस से आप लोग सीखो। देखो, मुझे भी पता है थोड़ी सी चीजें मुश्किल है, आप पूरी कोशिश करो, एक दो बार देखो वीडियो को। अगर आपको ना समझ में आए आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा सब चीजें ना। देखो 8 सेंटेंसेस हो गए, आगे चलते हैं। वो बात इतनी थी, देखो, पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, और उसकी मैंने आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा दी। बाकी प्रैक्टिस और आगे आपको करवाता रहूंगा। आप हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सेंटेंसेस को पहचानना शुरू करो, है ना? आप सीख जाओगे। उसके बाद देखो, अपने ये पास्ट का ही पार्ट है, ये जो मैं और सिखा रहा हूं ना आपको आगे, ये भी पास्ट का ही पार्ट है, ये कोई अलग चीज नहीं है ना? ये हमने क्या लिखा है? इफ, है ना? इफ, ये भी क्या है? पास्ट का ही पार्ट है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और ये हमें किसमें पढ़ने हैं? पास्ट में ही पढ़ने हैं, और इनका क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, जरूर जरूर ना। अब क्या लिखा है? देखो, इफ, है ना? अब इस इफ की कितनी कंडीशन लिखी है यहाँ पे? 4। एक्चुअली में कंडीशन होती है 5। एक्चुअल में कितनी कंडीशन होती है? 5। यहाँ पे मैंने कितनी लिखी है? 4, है ना? कितनी लिखी है? 4। एक जो बच गई ना वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, फ्यूचर में। एक जो बच गई वो कहां पढ़ाऊंगा? फ्यूचर में पढ़ाऊंगा। अभी अपने को कितनी सीखनी है? 4, क्योंकि ये चारों ही किस पे बेस होती है? पास्ट पे बेस होती है। तो हम क्या सीखेंगे अभी? 4 कंडीशन। एक जो बच गई वो कहां सीखेंगे? फ्यूचर में सीखेंगे। टोटल कितनी होती है? 5, है ना? अब देखो, इसमें क्या लिखा है? ये इफ लिखा है, ये तीर है, इसका इनका मतलब क्या? इफ के साथ क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ के साथ क्या होगा? वर्ब प्लस नाउन। इफ के साथ क्या होगा? हेड प्लस नाउन। इफ के साथ क्या होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, देखो, इफ के साथ क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ के साथ क्या होगा? वर्ब प्लस नाउन। इफ के साथ क्या होगा? हेड प्लस नाउन। इफ के साथ क्या होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर देखो, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा? जो उसके बाद सेंटेंस लिखा जाएगा उसमें क्या आएगा? वुड प्लस V1। उसमें क्या आएगा? वुड प्लस V1। अगर देखो, इफ के बाद वर्ब प्लस नाउन होगा तो अगले सेंटेंस में क्या लिखा जाएगा? वुड प्लस V1। और देखो, अगर इफ के बाद हेड प्लस नाउन होगा तो भी अगले सेंटेंस में क्या लिखा जाएगा? वुड प्लस V1। और देखो, अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इफ के बाद, यहां बदलेगा, देखो सिस्टम, यहां पूरी चीज बदल जाएगी। अगर इफ के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो कितनी सिंपल है। इफ के साथ सेकंड फॉर्म होगी तो भी वुड प्लस V1। इफ के साथ वर्ब प्लस नाउन होगा तो भी वुड प्लस V1। इफ के साथ हेड प्लस नाउन होगा तो भी वुड प्लस V1। लेकिन अगर इफ के साथ आपने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा? वर्ब की वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, इसको याद रखने का सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको। ये वाली जो कंडीशन है ना, फोर्थ नंबर, इसमें दोनों तरफ ही थर्ड फॉर्म है। यहां भी थर्ड फॉर्म है और यहां भी थर्ड फॉर्म है। यानी कि अगर थर्ड फॉर्म होगी तो दोनों तरफ होगी, वरना एक भी तरफ नहीं होगी, है ना? इनमें देखो क्या है? ये वर है, ये वुड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वुड है, ये हेड है, यहाँ पे वुड है, और वर्ब की देखो तीनों ही जगह कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। यानी कि देखो कितना सिंपल, याद रखना, अगर थर्ड फॉर्म आएगी ना तो वो दोनों जगह ही आएगी, वरना कहीं भी नहीं आएगी, है ना? इसलिए आप ऐसा मत करना, यहाँ तो हेड प्लस नाउन लिख रहे हो, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, या यहाँ पे तो वर्ब लिख रहे हो, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। नहीं,
अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो दोनों तरफ आएगी, वरना कहीं नहीं आएगी। और सीधा याद रखो, देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो अगले में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कितनी कंडीशन है, 4 कंडीशन है। अब हम एक एक कंडीशन को बारी बारी से अच्छे से समझेंगे कि ये जो मैंने बताया है ये एक्चुअली में चीज क्या है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो, है ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले, ले लिया होगा आप लोगों ने। अब देखो, अब हम जो पहली पहली कंडीशन है ना, ये पहली पहली फर्स्ट वाली, इसको डिस्कस करेंगे। ओनली ये जो फर्स्ट वाली है ना, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो इफ होता है ना, इफ, इसका मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है यदि, है ना, यदि। हिंदी में तो पता है यदि, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, अगर आज बारिश आती तो मैं बहुत खेलता, मैं बारिश में नहाता, कुछ भी ना, अगर मैं ये होता तो मैं ऐसे कर देता, वो क्या होते हैं, यदि। यदि मैंने पढ़ाई की होती तो मैं एग्जाम को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर जाता, है ना। देखो, हम क्या बोल रहे हैं, यदि पढ़ाई की होती तो मैं एग्जाम को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर जाता। यानी कि आपने पढ़ाई नहीं की, आप अब क्या कर रहे हो, अब आप कल्पनाओं में खो रखे हो कि यार ऐसा होता तो मैं ऐसा कर जाता। ये सभी क्या होती है, ये सब काल्पनिक वाक्य होते हैं। ये सब क्या होते हैं, काल्पनिक वाक्य होते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, इमेजिनेशन, है ना। इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, सभी क्या होते हैं, काल्पनिक वाक्य होते हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, या फिर क्या होते हैं, इमेजिनेशंस होती है, ओनली कोरी कल्पनाएं होती है सिर्फ, है ना, ऐसे। इफ का मतलब ही क्या होता है, यदि होता है, बस। अब देखो आगे चलते हैं, उस पहले पार्ट को सीखते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो ये लिखा है इफ, क्या लिखा है, इफ इट स्नोड। स्नोड वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इफ इट स्नोड, अगर बर्फ गिरी होती तो वी वुड। अब देखो, वुड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म बताई थी आपको, कि इफ के साथ तो क्या लिखा है, सेकंड फॉर्म। अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म होगी तो अगले वाले सेंटेंस में क्या आएगा, अपना स्क्रीनशॉट देखो क्या लिखा था। अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म होगी, जो कि लिखी है देखो स्नोड, तो अगले वाले सेंटेंस में क्या आएगा, यहां से देखो, अगर इफ के साथ वर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी1 आएगा। वही करना है बस यहाँ पे। देखो, ये तो सेकंड फॉर्म तो लिखी है, इफ इट स्नोड सही लिखी है, ये वुड भी सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे कैसी फॉर्म लिख दी, थर्ड फॉर्म लिख दी, जो कि गलत हो गया। सही कैसे करेंगे, इसको काटेंगे और क्या लिख देंगे, गो। क्या लिख देंगे, गो। इफ इट स्नोड वी वुड गो फॉर पिकनिक। अगर बर्फ गिरी होती तो हम पिकनिक के लिए जाते, इसका मतलब बर्फ गिरी ही नहीं, है ना। और आगे चलो, देखो इफ ही केम वर्ब की कैसी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है। चलो, अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी1। इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन। अभी क्या लिखते, देखो हैव गिवन, ये तो गलत हो गया ना। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कब लिखते हैं, जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तभी लिखते हैं, वरना नहीं लिखते हैं। तो इसको काट के क्या लिखना पड़ेगा, आई वुड गिव हिम माई कार। इफ ही केम टू मी आई वुड गिव हिम माई कार। अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसे अपनी कार दे देता, है ना। आगे चलो, देखो ये लिखा है इफ, यदि। इफ के साथ सेकंड फॉर्म डिड, सही लिखी है, बिल्कुल सही है। इफ शी डिड दिस वर्क शी विल हैव कंप्लीट हर टास्क। अगर उसने यह काम किया होता तो उसका टास्क पूरा हो जाता, है ना। देखो, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो ठीक है, सही लिख दिया, कोई बात नहीं। आगे चलो, अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी1। लेकिन यहाँ पे तो विल लिख दिया ना, विल को काट के क्या लिखना पड़ेगा आपको, वुड। हैव को भी काटो और क्या लिख दो, कंप्लीट। हाँ, देखो क्या बन गया, शी वुड कंप्लीट हर टास्क, है ना, शी वुड कंप्लीट हर टास्क। आगे चलो, देखो इफ यू सॉ, है ना, इफ आ गया, ठीक है। सॉ वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड, ठीक है। इफ यू सॉ ए टाइगर व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, है ना। अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड तो लिखा है, ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, ये बी है। ये बी कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये बी वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और इसकी इसी की थर्ड फॉर्म होती है बी डब्ल्यू एन बीन। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी डब्ल्यू एन बीन। ये वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वुड आ गया और ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी कि सेंटेंस तो क्या है, ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। यानी कि सेंटेंस तो ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। और उसके आगे चलो, इफ शी ट्राइड वर्ब की कैसी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। इफ शी ट्राइड अगेन, चलो ठीक है। इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अगले सेंटेंस में क्या होगा, देखते हैं। शी वुड पास, ये तो गलत लिख दिया ना। अगले सेंटेंस में क्या होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए।
इसको काटो, क्या लिखो, शी वुड पास द एग्जाम। फिर क्या लिखा है, विद फ्लाइंग कलर्स। ये विद फ्लाइंग कलर्स क्या है, ये एक ईडियम है जो आपके एग्जाम आरएस में आ चुकी है। विद फ्लाइंग कलर्स क्या है, एक ईडियम है जो आपके आरएस के एग्जाम में आ चुकी है। इसका मतलब क्या होता है, देखो कलर मतलब क्या होता है, COLOR कलर, COLOUR कलर का मतलब होता है रंग। कलर का मतलब क्या होता है, रंग। लेकिन अगर आप इसके पीछे S लगा दोगे ना, कलर्स का मतलब होता है झंडा। कलर्स का मतलब क्या होता है, झंडा। वैसे ही देखो वाटर का मतलब होता है पानी, WATER, वाटर मतलब पानी। लेकिन वाटर्स लिखते ही मतलब क्या हो जाएगा, वाटर्स लिखते ही मतलब हो जाएगा समुद्र। वैसे ही देखो एक होता है वुड, WOOD, वुड मतलब लकड़ी, है ना। और वुड्स लिखते ही क्या हो जाएगा, मतलब जंगल, है ना। देखो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, प्लूरल बनाने से उसका मीनिंग बदल जाता है। WOOD, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब जंगल। कलर का मतलब रंग, लेकिन कलर्स का मतलब झंडा। और देखो वाटर का मतलब पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब समुद्र, है ना। देखो ऐसा लगाते ही मीनिंग बदल गया, कहां तो पानी, कहां समुद्र, कहां तो झंडा, कहां रंग, कहां लकड़ी, कहां जंगल, है ना। वैसे देखो इसमें क्या मीनिंग होगा, इफ शी ट्राइड अगेन। ट्राइड क्या लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है जी। आगे चले तो क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लिखा है वुड, और फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी थी यहाँ पे, तो सेकंड लिखी थी तो हमने काट दी इसको और क्या बना दी, फर्स्ट सेंटेंस होगा सही। अब आपको इस इडियम का मतलब बताता हूँ। विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है झंडे गाड़ते हुए, है ना, झंडे गाड़ते हुए, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से। इफ शी ट्राइड अगेन, अगर उसने एक बार और कोशिश की होती, शी वुड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, तो वो एग्जाम को बहुत अच्छे से पास कर जाती। यानी कि क्या हुआ, उसने दोबारा से कोशिश नहीं की। इसने क्या बोल रहा है सेंटेंस की, अगर उसने अगेन एक बार और कोशिश की होती तो एग्जाम को बहुत अच्छे से पास कर जाती। और आगे देखो, इफ यू वर्कड हार्ड। इफ आ गया जी। इफ के बाद वर्कड वर्ब की कैसी फॉर्म आ गई, सेकंड। इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, यू वुड हैव कंप्लीट योर टास्क इन टाइम। अच्छा देखो, अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसके अगले वाले सेंटेंस में क्या आता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि तो वुड आ गया, ठीक है जी। हैव तो नहीं आएगा, काटो इसको। कंप्लीट का इसको क्या लिख देंगे, इसको वुड कंप्लीट, इसको क्या लिख देंगे, वुड कंप्लीट। इफ यू वर्कड हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती, यू वुड कंप्लीट योर टास्क, आप अपना काम क्या कर लेते। इन टाइम का मतलब क्या होता है, समय से पहले, है ना। इन टाइम का मतलब क्या होता है, समय से पहले। आपको बताता हूं, देखो एक होता है, एक होता है इन टाइम, इसका मतलब होता है समय से पहले। इसका मतलब क्या होता है, समय से पहले। और एक होता है ऑन टाइम, इसका मतलब क्या होता है, समय पर, है ना। देखो इन टाइम का मतलब तो होता है समय से पहले, ऑन टाइम होता है समय पर। हमें रेलवे स्टेशन कब जाना चाहिए, इन टाइम, यानी कि समय से पहले। लेकिन ट्रेन पटरी पर या रेलवे स्टेशन पर कब आएगी, ऑन टाइम। देखो ट्रेन तो एग्जैक्ट अपने समय पर आएगी, यानी कि ट्रेन आएगी ऑन टाइम। हमें कब जाना चाहिए, इन टाइम, 10 मिनट पहले जाना चाहिए ना अपने को। हमें कब जाना चाहिए, इन टाइम, यानी कि समय से पहले। समझ गए आप लोग, देखो होगा इतना। अगला चलो देखो 7 नंबर सेंटेंस, इफ यू ड्राइव फास्ट। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना ना, ड्राइव, है ना। ड्राइव सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्राइव, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिवन। बस ये वर्ब की क्या लिखी है, सेकंड फॉर्म। यानी यहाँ पे ऐसा ऐसा लिखा गया है, इफ के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लिखी है, सेकंड फॉर्म। इफ के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लिखी है, सेकंड फॉर्म। तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे चलो देखो, इफ यू ड्रॉ फास्ट यू वुड रीच। अब देखो ये तो गलत लिख दिया ना, ये क्या लिख दिया, रीच्ड, है ना। ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि देखो वुड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लिखनी है अपने को, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखो, इस रीच्ड की जगह क्या लिखो, REACH ओनली, बस। यू वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अगर गाड़ी हमने तेज चलाई होती तो हम समय पर स्टेशन पहुंच जाते। इस बात का मतलब ये है कि गाड़ी हमने तेज नहीं चलाई थी, इसलिए हम पीछे रह गए। और आगे चलो,
देखो एक कंडीशन पूरी हो गई, उसके बाद अगली कंडीशन क्या थी, एक कंडीशन मैंने आपको पढ़ा दी, देखो टोटल 4 कंडीशन थी, एक पढ़ा दी पहली पहली कौन सी, कि अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अगली कंडीशन देखो पढ़ते हैं, अगली कंडीशन क्या है, अगर इफ के साथ वर्ब प्लस नाउन होगा तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस वही बात है, देखो क्या लिखा है, अगर वर्ब प्लस नाउन होगा तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वी1। यही मैंने उन चारों कंडीशन में आपको बताया था सेम। देखो क्या लिखा है, इफ गांधी जी वर, है ना, वर लिखा है WRE वर, इफ गांधी जी वर, इफ गांधी जी वर अलाइव, अगर अलाइव का मतलब जिंदा होना, अगर गांधी जी जिंदा होते, और हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गांधी जी जिंदा नहीं है। इफ गांधी जी वर अलाइव, अगर गांधी जी जिंदा होते, ही वुड स्टार्ट, अच्छा स्टार्टेड लिख दिया ना, देखो अगर वर लिखा होगा ना WERE वर प्लस नाउन होगा तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वुड तो सही लिखा है लेकिन ये स्टार्टेड गलत लिख दिया, इसकी जगह क्या आना चाहिए, स्टार्ट आना चाहिए सिर्फ। If Gandhiji were alive, he would start weeping to see the present condition of India। वो भारत की जो प्रेजेंट कंडीशन को देख के क्या कर देते, रोना शुरू कर देते, है ना। अगला देखो, if I were WERE वर, है ना, if I were, अगर मैं क्या होता, 1 मिलियनियर यानी कि मैं करोड़पति होता, तो मैं क्या करता, I would have start, अच्छा वुड नहीं, वुड तो सही लिखा है, ये हैव गलत लिख दिया, है ना। वुड के साथ सिर्फ क्या लिखना है अपने को, स्टार्ट, है ना, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड स्टार्ट दी मिलियन प्रोजेक्ट्स, अगर मैं करोड़पति होता तो मैं करोड़ों प्रोजेक्ट शुरू करता, है ना। अगला, अच्छा आपको एक बात बताता हूं, देखो ये WERE वर ही लिखना है हमेशा, कभी भी वॉज मत लिखना आप लोग। इमेजिनेशन सेंटेंसेस होते हैं ना, यानी इफ के बाद कभी भी वॉज नहीं आना चाहिए। जो कल्पनाएं होती है ना उनके अंदर कभी भी वॉज नहीं आता है, WS वॉज अपने को कभी नहीं लिखना है। अगर गांधी जी जिंदा होते, इफ गांधी जी वर अलाइव, है ना, ऐसे नहीं लिखना है इफ गांधी जी वॉज अलाइव ना, वो गलत बात है ना। अपने को हमेशा ही क्या लिखना है, वर लिखना है। देखो आपको कोई मतलब नहीं है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, ही लिखा है, शी लिखा है, दे लिखा है, इट लिखा है, किसी का नाम लिखा है, आपको हमेशा क्या लिखना है, WERE वर लिखना है। कब, जब सेंटेंस इमेजिनेशन का हो, यानी कि जब सेंटेंस कैसा हो, कंडीशनल हो, सेंटेंस के आगे इफ लिखा हो, तो अपने को हमेशा ही क्या लिखना है, WERE वर लिखना है, WS वॉज कभी नहीं लिखना है। आगे देखो, अब देखो ये लिखा तो यहाँ पे ही है, क्या लिखा है, HE ही, लेकिन अपने को यहाँ पे वॉज नहीं लगाना है, ही के साथ, ही के साथ भी क्या लगाना है, ही के साथ भी वर ही लगाना है, WERE वर ही लगाना है। इफ ही वर दी PM, अगर वो PM होता, यानी कि वो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता, ही वुड, लॉन्च नहीं आएगा, देखो वुड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म, काटो इसको, ही वुड लॉन्च मैनी न्यू स्कीम्स। अगर वो PM होता तो वो बहुत सारी स्कीम क्या करता, लॉन्च करता, है ना। अगर वो PM होता तो वो क्या करता, बहुत सारी स्कीम लॉन्च करता। इस बात का मतलब क्या है, वो PM नहीं है। ये तो कह रहे हैं ना हम तो कल्पना ही तो कर रहे हैं कि यार ये PM होता ना तो ये तो ऐसे कर देता, इसका मतलब वो PM नहीं है। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं आपकी जगह होता, वर लिखा है ठीक है, इफ के साथ वर लिखा है ठीक है, आगे चलो, वुड, वुड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ कैसे लिख दी, GAV गैव, गलत हो गया, क्या लिखेंगे इसको, GIVE गैव। आई वुड गिव अप दैट जॉब, अगर मैं आपकी जगह होता, और गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। गिव अप का मतलब क्या होता है, गिव अप का, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। नेवर 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 गिव अप, यानी कि बीच में कभी भी मत छोड़ो किसी भी चीज को, काम को अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही छोड़ो। ये क्या लिखा देखो, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड गिव अप दैट जॉब, मैं उस नौकरी को छोड़ देता, है ना। इसका मतलब क्या है, मैं आपकी जगह नहीं हूं, है ना। आगे चलो, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, WERE वर, सही लिखा है, इफ के साथ वर आएगा ठीक है। आगे चलो, वुड, वुड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये तो वर्ब तो कैसी फॉर्म लिखी हुई है, ये तो फर्स्ट ही लिखी हुई है ना, यानी कि सेंटेंस पहले से ही क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं क्या करता, आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, तो मैं गरीबों की वेलफेयर के लिए, गरीबों की भलाई के लिए क्या करता, काम करता। और इस बात का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, छुपा हुआ मीनिंग, कि मैं राष्ट्रपति नहीं हूं। आगे देखो, इफ शी वर आई, अगर वो मेरी जगह होती, शी वर आई का मतलब वो मेरी जगह होती, यहाँ वर लिखा है ना WERE वरी, अगर वो मेरी जगह होती, शी वुड नॉट अलाउड, अच्छा वुड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या लिख दी, सेकंड फॉर्म, गलत हो गया, है ना। इसको काटेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, शी वुड नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस,
शी वुड नॉट अलाउ यू टू गो एनीवेयर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब इस विपदा, इस मुसीबत की घड़ी में वो आपको कहीं भी जाने के लिए अलाउ नहीं करती, अगर वो मेरी जगह होती तो, है ना। अभी चलो देखो, दो कंडीशन हो गई, दो कंडीशन करा दी आपको। अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होगी तो अगले सेंटेंस में आएगा वुड प्लस V1। अगर इफ के साथ WERE वर लिखा होगा तो अगले सेंटेंस में आएगा वुड प्लस V1। बस अब तीसरी और करते हैं, देखो ये आ गया। देखो, अगर इफ के साथ हेड प्लस नाउन लिखा होगा तो भी अगले सेंटेंस में कौन आएगा, वुड प्लस V1। देखो कितना सिंपल है। इफ आई हैड टाइम, हैड लिखा है ठीक है जी, इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस V1। आई वुड डू शॉपिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करता। तो ये तो वुड तो लिखा ही है और ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये सेंटेंस तो सही हो गया, ये तो सही लिखा हुआ है पहले से ऑलरेडी। चलो ठीक है जी, अगला देखो, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता। आई वुड, वुड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट, लेकिन यहाँ तो क्या लिखी हुई है, देखो यहाँ पे तो लिखी है थर्ड फॉर्म, तो इसको काट के क्या लिखेंगे, गिव। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको दे देता। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम ऐसे तो बोलते हैं ना दोस्तों को, मेरे पास होता तो दे देता यार, है ना। मतलब हम उसके पीछे छुपी हुई बात क्या कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। आगे चलो देखो, इफ आई हैड ए कार, अगर मेरे पास एक कार होती, है ना, हेड आ गया प्लस नाउन आ गया तो अगले में क्या आएगा, वुड प्लस V1। आई वुड नॉट गिव इट टू यू, अगर मेरे पास कार होती तो मैं आपको नहीं देता। तो ये तो वुड तो ठीक है, लेकिन ये वुड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये कौन सी लिख दी, सेकंड। इसको काटो, इसकी जगह क्या लिखो, गिव। इफ आई हैड ए कार आई वुड नॉट गिव इट टू यू, अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं आपको नहीं देता, क्योंकि आप सही से कार नहीं चलाते हो। आगे चलो देखो, अच्छा ये देखो कितना अच्छा सेंटेंस लिया है। इफ आई हैड, अगर मेरे पास होते 101 का मतलब 101 MLA अगर मेरे पास होते तो मैं क्या करता, आई वुड हैव फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन राजस्थान, तो मैं राजस्थान में गवर्नमेंट बना लेता। अब ये तो लिखा है हेड, ये तो लिखा है हेड, है ना, ये लिखिए नाउन, तो ये लिखा है वुड। अब वुड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इनको काटो और यहाँ लिखो आई वुड फॉर्म। इफ आई हैड 101 MLAs, अगर मेरे पास 101 MLA होते तो मैं राजस्थान में सरकार बना लेता। इस बात का मतलब क्या है, मेरे पास 101 MLA नहीं है। और ये बात, आगे चलो देखो, ये बात कह रहे हैं अशोक गहलोत जी। आगे चलो ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था ना, इसका ले लिया था क्या आप लोगों ने, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लिया, इसका भी ले लो। तीन कंडीशन करा दी देखो आप लोगों को। पहली कौन सी कराई कि अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगली कंडीशन कराई, अगर इफ के साथ WERE वर लिखा होगा तो अगले सेंटेंस में कौन आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तीसरी कंडीशन करवाई, अगर हेड प्लस नाउन लिखा होगा इफ के साथ तो अगले सेंटेंस में कौन आएगा, वुड प्लस V1 आएगा। ये तो तीनों बिल्कुल आसान है, और लास्ट वाली बच गई, वो इनसे भी ज्यादा आसान है। देखो क्या लिखा है, अगर इफ के साथ क्या लिखा होगा, हेड लिखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेड लिखा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी, तो थर्ड फॉर्म अगर यहां आ गई तो फिर यहां भी आएगी। तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड आएगा, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वुड आएगा, हैव आएगा, वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ो, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, यानी कि ये तो लिख दिया हेड और ये इन्फॉर्म्ड आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तो हो गया हेड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये लिख दिया वुड, लेकिन नॉन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वुड प्लस हैव, नो को क्या बना देंगे, नॉन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ना, आई वुड हैव नॉन हिम, अगर तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता तो मैं उसको जान जाता, है ना। आगे देखो, इफ यू हैड इनवाइटेड मी, है ना, ये आ गया हेड और ये इनवाइटेड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड इनवाइटेड मी, अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड, ठीक है जी, हैव, ठीक है जी, अटेंडेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, यानी कि सेंटेंस तो क्या हो गया, सही हो गया।
इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड दी वेडिंग सेरेमनी। आगे चलो देखो तीसरा नंबर देखो, इफ आई हैड नॉन हिम, हैड लिखा है ठीक है जी, नॉन लिखा है, नॉन का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। इफ आई हैड नॉन हिम है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आगे चलो, आई वुड नॉट हैज अलाउड, अच्छा वुड के पास हैव आना चाहिए ना कि हैज, वुड के साथ क्या आना चाहिए, हैव ना कि हैज, तो इसको काटो, यहाँ पे क्या लिखो, हैव। अच्छा अलाउड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है तो सही है। इफ आई हैड नॉन हिम आई वुड नॉट हैव अलाउड यू टू एंटर माई हाउस। आगे चलो देखो, ये यू को काट के हिम कर लेना, थोड़ी सी एरर है इसमें। अगर मैं उसे पहले से जानता होता तो मैं उसे कभी भी मेरे घर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं देता, इसका मतलब वो नहीं जानता था उसको। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, ये देखो हैड है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है जी। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगले में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वुड लिखा है ठीक है जी, हैव लिखा है ठीक है जी, लेकिन ये तो गलत लिख दिया ना। पास्ट क्या होता है, पास्ट कुछ नहीं होता है, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, PASSED पास्ट। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने मेहनत की होती, यू वुड हैव PASSED पास्ड द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। आप एग्जाम को कैसे पार कर जाते, फ्लाइंग कलर्स मतलब झंडे गाड़ते हुए एग्जाम को कर जाते पास, है ना। आगे चलो देखो, ये सबसे अच्छा सेंटेंस है। इफ द रिवर हैड ओवरफ्लोन इट्स बैंक, है ना। देखो ये एक तो लिखा है हैड, हैड के बाद ये फ्लोन, है ना, ये कैसी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। आगे चलो, इट्स बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा, ठीक है। आगे चलो, द फ्लड, अच्छा अगर आगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो पीछे क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल तो नहीं आ सकता, विल को काटो, विल की जगह लिखो वुड हैव, ठीक है जी। कॉज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, सेंटेंस हो गया सही, सेंटेंस सही लिखा है। देखो आप लोग सभी, क्या ऐसा करने से सेंटेंस सही हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं, दो वर्ब होती है, कंफ्यूजिंग वर्ब है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना आप। एक होती है FLY फ्लाई, इसकी सेकंड फॉर्म होती है FLEW फ्लू, फ्लाई फ्लू, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है FLOWN फ्लॉन। अब इसका मतलब पता है क्या होता है, फ्लाई का मतलब उड़ना, फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना, उड़ता कौन है, पक्षी, है ना। फ्लाई फ्लू फ्लॉन। अब आपको एक वर्ब और बताता हूं मैं, देखो दूसरी वर्ब होती है फ्लो, इसका मतलब होता है बहना, इसका मतलब होता है बहना, फ्लो सेकंड फॉर्म फ्लॉड, और थर्ड फॉर्म फ्लॉड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लॉड। उड़ने की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन, और बहने की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉड। अब आप इसको गौर से देखो, ये जो ओवरफ्लोन लिखा है नदी के लिए लिखा गया है, तो नदी उड़ेगी या बहेगी, क्या करेगी बताओ, वो नदी तो बहेगी ना, तो ये थर्ड फॉर्म ही गलत लिख दी है यहाँ पे, इसको काट के क्या लिखो, इफ द रिवर हैड ओवर फ्लोड इट्स बैंक द फ्लड वुड हैव कॉज्ड डेंजर इन विलेज। समझ गए आप लोग, ये चारों कंडीशन मैंने आपको पूरी करा दी, कितनी सिंपल सिंपल थी। देखो क्या कंडीशन थी, पहली कि अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर अगली पढ़ाई, अगर इफ के साथ WERE वर्ब प्लस नाउन होगा तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस V1। फिर एक कंडीशन पढ़ाई, अगर इफ के साथ हैड प्लस नाउन होगा तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस V1। ये तीन कंडीशन पढ़ाई आपको अच्छे से। उसके बाद देखो लास्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी, क्या चार ही कंडीशन बताई आपको, अगर इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो अगले सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चार ही कंडीशन आपको बताई है, और आपको छोटी सी बात बताई है, क्या, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। इतनी सी बात सीखनी कि कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू तो पास्ट में खत्म, पास्ट की पहचान आपको बता दी, प्रेजेंट की पहचान आपको बता दी, और चार छोटी छोटी कंडीशन आपको बता दी, है ना, ठीक है। और ये देखो ये है टेलीग्राम चैनल ना,
इस पे आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। देखो कितनी सिंपल सिंपल चीजें बताइए आपको, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, और इफ की 4 कंडीशन कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो अगले वाले में क्या आएगा, वुड प्लस वी1, अगर WERE वर्ब प्लस नाउन होगा तो अगले वाले में क्या आएगा, वुड प्लस वी1, अगर हेड प्लस नाउन होगा तो अगले वाले में क्या आएगा, वुड प्लस वी1, अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो अगले में क्या आएगा, वुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। पास्ट ही थोड़ा सा लंबा है, आगे चीजें मतलब ज्यादा लंबी नहीं है, तो आगे का तो मतलब 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पास्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप धीरे धीरे इन चीजों को सीखो, है ना। इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज को देखा करो, लिखा करो, सीखा करो, और ये जितनी भी जो भी पीडीएफ होगी मैं आपको सारी अवेलेबल करवा दूंगा। ओके जी, थैंक्स।